यस सो हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू अल्टीमेट सेल प्लेटफॉर्म। दोस्तों, हम अभी एसएम का चैप्टर में 3 कर रहे थे। मैं आपको बस एक अपडेट देना चाहता हूँ कि हम जो भी कंपाइलर वगैरह जो भी आपको करवा रहे हैं, है ना, हर चैप्टर के कंपाइलर जब करवा रहे हो तो उसका जो वीडियो है उसके लिए अलग से हमने एक फोल्डर बनाया है ऐप के एप्लीकेशन में ही। एसएम कंपाइलर सेशन करके आपको दिखेगा, तो वहाँ पे जाके आप एसएम के कंपाइलर के सेशंस देख सकते हैं। एंड हमारा फिलहाल जो एसएम का चैप्टर नंबर 5 है उसके भी सेशंस हम उसी फोल्डर में डलवा रहे हैं। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप में से कोई भी ऐसा बच्चा है जिसको उसके एप्लीकेशन पे वो फोल्डर नहीं दिख रहा, तो आप एक काम कीजिए, आप जो है ना हमारे वेबसाइट पे जाइए ultimatec.com। वहाँ पे आपको सपोर्ट फॉर्म मिलेगा, ठीक है। ultimatec.com हमारे वेबसाइट पे आप जाएंगे। सबसे पहले ये हमारी वेबसाइट है ultimatec.com। आप यहाँ पे जाए एंड यहाँ पे आपको बेटा मिलेगा, यहाँ पे अगर आप तीन लाइन पे क्लिक करेंगे आपको दिखेगा कॉन्टैक्ट अस। इसमें आपको दिखेगा ये टेक्निकल सपोर्ट, क्लिक टू फिल सपोर्ट फॉर्म, ऐसा। यहाँ पे ये सपोर्ट फॉर्म आप फिल करें, ठीक है ना, सेंड करें। विद इन 24 to 36 आवर्स हमारी टीम सामने से आपको कॉल करेगी और आपके इशू को रिजॉल्व कर देगी। क्लियर है बात। आपको आगे भी कभी भी बेटा इशू आता है, समझो आपका ऐप नहीं चल रहा, कुछ भी होता है ना, आपको कोई भी चीज़ एप्लीकेशन से रिलेटेड कोई भी इशू हो, आपको कहीं पे कॉल मैसेज नहीं करना है, बस ये जाके आपको फॉर्म फिल कर देना। हमारी टीम सामने से आपको कॉल करके आपके इशू को रिजॉल्व कर देगी। क्लियर है बात। यस, तो ultimatec.com/support इसका क्या है, इसका जो है लिंक है, ठीक है। चलो आइए वापस आएंगे, कमन। ओके, आइए करें, स्टार्ट करें, चलिए। सो बात करेंगे अब हम कस्टमर वाले पॉइंट की। चलिए, तो हम क्या कर रहे थे, हम पढ़ रहे थे बेटा स्ट्रेटेजिक ड्राइवर्स, याद है हम पढ़ रहे थे स्ट्रेटेजिक ड्राइवर्स। बोलते हैं ऐसे फैक्टर्स विच शेप एंड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटेजी, ऐसे फैक्टर्स जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रेटेजी को अफेक्ट करते हैं, दैट आर स्ट्रेटेजिक ड्राइवर्स। कितने होते हैं? 4। IPCC, इंडस्ट्री एंड मार्केट, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, कस्टमर्स एंड चैनल्स। तो हमारा अभी ये दोनों चीज़ें हो गई है। अब कस्टमर एंड चैनल वाली बात हमें देखनी है। आइए, तो अभी हम कस्टमर वाले पॉइंट को देखते हैं। आइए देखेंगे। पहली बात बोलते देखो, यस रेडी है, प्लीज़ जल्दी बताइए, सब लोग रेडी है? ओके, आइए तो बात करेंगे कस्टमर। बोलते हैं कस्टमर और कंज्यूमर। पहले तो यहाँ पे इधर आ जाओ, पहले है ना, मैं पेज नंबर 3.6 पे, ठीक है। सबसे पहले आप इसका मुझे जवाब दो कि कस्टमर और कंज्यूमर में फ़र्क क्या होता है। याद करो, कस्टमर कौन होता है बेटा? वो व्यक्ति जो एक्चुअल में पे करता है। कस्टमर इज़ द वन हु पेज, कस्टमर इज़ द वन बेटा हु व्हाट, हु पेज फॉर अ प्रोडक्ट और सर्विस, ठीक है ना, हु एक्चुअली पेज फॉर अ प्रोडक्ट और सर्विस, करेक्ट। अच्छा, लेकिन मुझे बताइए, हाँ, लेकिन वन हु बाइज, या आप इसको ऊपर लिख सकते हैं, पेज लिखा है ना, वन हु पेज फॉर लिखो, ऐसा लिखो, वन हु पेज फॉर, वन हु एक्चुअली पेज, जो एक्चुअल में पेमेंट कर रहा है प्रोडक्ट के लिए, ठीक है। और कंज्यूमर कौन होता है बेटा? वो ऐसा व्यक्ति होता है जो फाइनली कंज्यूम करने वाला है, हु फाइनली यूजेस और कंज्यूम्स और कंज्यूम्स द प्रोडक्ट्स और सर्विस, ठीक है। जैसे समझो एक फादर ने, है ना, एक पापा ने अपने बेटे के लिए चॉकलेट खरीदी, तो क्या हो जाएगा, उसकी चॉकलेट उसकी बेटी खाएगी। लेकिन पापा ने पैसे दिए तो पापा हो जाएंगे कस्टमर, लेकिन बेटी हो जाएंगे कंज्यूमर। अच्छा, ज़रूरी है क्या कि ये दोनों अलग अलग व्यक्ति ही हो? नहीं, सेम व्यक्ति भी हो सकता है। मुझे बर्गर खाना था, मैं मैकडॉनल्ड्स में गया, मैंने पैसा दिया, बर्गर खरीदा, मैं खुद खा गया, मैं ही कस्टमर, मैं ही कंज्यूमर। आपने क्लासेस परचेज की, आपके पेरेंट्स ने पैसे दिए, क्लास आप देख रहे हो, तो आपके पेरेंट्स कस्टमर, आप हो जाएंगे कंज्यूमर। क्लियर है बात? ठीक है, आगे नेक्स्ट। ये डन है बात, आगे बढ़े, चलिए आगे देखेंगे। तो अब यहाँ पे आ जाइए, बोलते हैं कस्टमर में, प्लीज़ देखिए, ध्यान दीजिए क्या बोल रहा है। बोलते हैं डिफरेंट कस्टमर्स मे हैव, क्या बताइए, मे हैव डिफरेंट नीड्स, डिफरेंट कस्टमर्स बेटा मे हैव डिफरेंट नीड्स एंड डिफरेंट सेल्स एंड रिक्वायर अ डिफरेंट सेल्स मॉडल, है ना, और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स। अब ये क्या बोलना चाह रहा है? बोलते देखो, अलग अलग कस्टमर की रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है, ठीक है ना। जैसे आप अपनी बात देखें, जैसे जो बच्चे अभी इस क्लास को देख रहे हैं, ठीक है ना, आपकी रिक्वायरमेंट थी कि आपको जो है आपको ऑनलाइन क्लास देखनी है, ठीक है ना, तो हमें फिर आपको ऑनलाइन क्लास प्रोवाइड करना पड़ा। कुछ स्टूडेंट्स होंगे जिसको ऑफलाइन ही देखना है, तो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में क्या आता है, हम सिर्फ ऑनलाइन माध्यम से ही क्लासेस जो है वो क्या बताइए,
क्लासेस प्रोवाइड करते हैं सिर्फ ऑनलाइन माध्यम से, ऑनलाइन मीडियम से। लेकिन कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरीक़ों से करते हैं, दोनों जगहों से करते हैं, है ना। तो ये डिपेंड करता है हमारे जो क्या बताए जो स्टूडेंट्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट भी अलग अलग है ना। तो सबके लिए अलग अलग सेल्स मॉडल भी फिर बनाया जाता है ना। कि आप ऑनलाइन अगर क्लास लेंगे तो उसकी अलग फीस होती है, ऑफलाइन क्लास लेंगे तो उसकी अलग फीस होती है। यस और नो, है ना। सिमिलरली कुछ लोग होते हैं कि मुझे रेस्टोरेंट में जाके ही खाना है, तो वहाँ पे आप अगर देखेंगे आजकल रेस्टोरेंट के मेन्यू में प्राइसेस अलग रहती है, लेकिन अगर आप घर से जोमेटो स्विगी पे ऑर्डर करना चाहते हो उसका मेन्यू थोड़ा अलग होता है। मेन्यू मतलब उसका प्राइसिंग अलग होता है। तो कस्टमर के नीड्स के हिसाब से सेल्स मॉडल हमें बनाने पड़ते हैं, ऐसा बोलना जा रहा है, ठीक है ना। आगे बोलते हैं, बोलते देखो फॉर एग्जाम्पल है हेडफोन ब्रांड। तो हेडफोन ब्रांड में क्या होता है, कुछ बोलते हैं क्या बताइए, कुछ लोग होते हैं जिनको कुछ होते हैं जो हाई वैल्यू बायर्स है ना, जो कि एप्पल कंपनी के या बोस कंपनी के हेडफोन्स ईयरफोन्स खरीदेंगे। कुछ होते हैं बेटा जो मीडियम वैल्यू बायर्स होते हैं। मीडियम में क्या आता है बताओ, तो मीडियम में आ जाता है आपका JBL। फिर एक वो होता है पता है आपको, साइन क्या, साइन हाइजर ऐसा करके उसकी भी कंपनी है, ठीक है ना, साइन हाइजर जो भी। तो JBL साइनस ये थोड़ा सा मीडियम वैल्यू, मतलब बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं, एकदम भी सस्ता नहीं होता। और लेकिन फिर होते हैं कुछ लोग जो लो वैल्यू बायर्स होते हैं, है ना। लो वैल्यू बायर्स मतलब कि जो कम दाम में ही खरीदना चाहते हैं। तो इसमें फिर अपना आ जाता है देसी बोट, है ना, बोट नॉइस, एक पोर्ट्रॉनिक्स करके एक आती है कंपनी, है ना। और बाकी जो भी और अलग अलग जो लोकल ब्रांड्स वगैरह होते हैं वो आपके लो वैल्यू बायर्स को टारगेट करते हैं लोग, ठीक है। तो देखो क्या बोल रहे हैं, बोलते हैं बेटा एज कस्टमर्स आर ऑफन, क्या बताएं, बोलते हैं कस्टमर्स आर ऑफन रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरेशन ऑफ प्रॉफिट्स। बोलते हैं कस्टमर के वजह से ही तो प्रॉफिट होगा ना, कस्टमर आके माल खरीदेगा तभी पैसा कमा पाएंगे। बोलते हैं एज कस्टमर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरेटिंग प्रॉफिट्स ऑब्टेन्ड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन, इट इज इंपॉर्टेंट टू बी एबल टू वॉट, इट इज इंपॉर्टेंट टू बी एबल टू कलेक्ट एंड डिस्प्ले डेटा, कलेक्ट एंड डिस्प्ले डेटा इन ऑर्डर टू, क्या बताइए, इन ऑर्डर टू शो कस्टमर ट्रेंड्स एंड प्रॉफिटेबिलिटी। तो बोलते हैं कि देखो कि कस्टमर जो है ना बेटा वही मेन व्यक्ति जिसके वजह से हम प्रॉफिट कमा पाएंगे। तो हमारे पास इसका पूरा एनालिसिस होना चाहिए, हमारे पास हमारे कस्टमर्स का पूरा डेटा होना चाहिए, है ना। कि कौन से कस्टमर्स कौन से समय पे कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा खरीदते हैं, तो उसका आपको ट्रेंड वगैरह पता होना चाहिए, है ना। कि कौन से समय जनरली सेल ज़्यादा होता है, कब सेल कम होता है। अगर जिस समय सेल कम होता है तो उस समय ऑफर्स वगैरह दे दो जिससे उस समय भी सेल बढ़ जाए। तो हमारे पास ये सब चीज़ों का डेटा होना चाहिए, तब जाके हम एनालिसिस कर पाएंगे कि हम इसको और कैसे बेटर करें, कैसे और प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाएं, ठीक है ना। ओके आगे नेक्स्ट बोलते हैं कस्टमर इज वन हु पेज फॉर द प्रोडक्ट और सर्विस, या वन हु बाइज द प्रोडक्ट और सर्विस एंड आपका कंज्यूमर कौन होता है, वो एक्चुअली कंज्यूमर से। तो फ्रॉम अ प्राइसिंग परस्पेक्टिव, है ना, प्राइस सेट करते वक्त किसके बारे में सोचो। अगर आपका बेटा एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, आपको प्राइस सेट करनी है, प्राइस प्रोडक्ट की प्राइस, तो कंज्यूमर के बारे में सोचो कि कस्टमर के बारे में सोचो। पैसा कौन देने वाला है, कस्टमर। तो प्राइस सेट करते वक्त किसके बारे में सोचूंगा मैं कस्टमर के बारे में सोचूंगा, आप समझे। लेकिन अगर मैं बात करूं वैल्यू क्रिएशन, अगर मैं बात करूं बेटा डिजाइन या यूजेबिलिटी की, बेटा अगर मैं बात करूं वैल्यू क्रिएशन, है ना, कि कितना वैल्यू फॉर मनी, हम चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैल्यू मिले, ज़्यादा वर्थ, है ना। लोगों को ऐसा लगे कि यार ये तो प्रोडक्ट सिर्फ 50 रुपये का है, पर ये इसके लिए तो मैं 500 रुपये देने को तैयार था। तो ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी लगे, है ना। हम उसका वैल्यू कैसे बढ़ाए प्रोडक्ट का, उसमें और कैसे उसके डिज़ाइन को और चेंज करें, कैसे उसकी यूजेबिलिटी और बढ़ाए, कैसे आसानी से यूजेबिलिटी, कितने आसानी से लोग उसको यूज़ कर पाए, कि कितना हम क्या बताइए कस्टमर के हमारे कंज्यूमर के एक्सपीरियंस को कितना आसान बनाए। तो वैल्यू क्रिएशन, डिज़ाइन, यूजेबिलिटी, इसके बारे में जब मैं सोचूंगा तो किसको मद्देनज़र रख के हम यहाँ पे स्ट्रेटजीज बनाएंगे, हमारे कंज्यूमर के बेसिस पे। क्या आपको समझ में आ रहा है। तो प्राइसिंग के लिए, प्राइस सेट करने के लिए कौन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कमॉन, कस्टमर। लेकिन वैल्यू क्रिएशन, डिज़ाइन, यूजेबिलिटी के लिए कौन ज़्यादा है, कंज्यूमर। क्लियर है बात, कंज्यूमर। क्या डन है, पक्का 100%।
डन है, आगे बढ़े। क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? पक्का। चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट अगली बात। तो नेक्स्ट देखें, अगली बात आती है बेटा चैनल्स। चैनल्स मतलब हम हमारे गुड्स सर्विसेज को कौन से ज़रिए से उसको हम सेल कर रहे हो, हमारे चैनल्स बताते हैं, है ना। तो जैसे अगर मैं जैसे बात करूँ किसी कॉस्मेटिक ब्रांड की, है ना, जो समझो फेस वॉश बनाता है, सोप बनाता है, ठीक है, तो हम कैसे कैसे हमारा माल बेच सकते हैं। एक तो ऑनलाइन बेच सकते हैं, ऑनलाइन में भी अलग अलग तरीके, खुद की वेबसाइट बनाओ या अमेज़ॉन, है ना, अमेज़ॉन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, और क्या बताइए, फिर आजकल बिग बास्केट वगैरह सब आ गए। तो बिग बास्केट ग्रोसरी ऐप्स में आप अपने प्रोडक्ट को लिस्ट कर सकते हैं। तो एक हो गया ऑनलाइन, इसमें भी इतने सारे माध्यम हैं। दूसरा क्या बताइए, दूसरा ऑफलाइन, आप छोटे छोटे जो दुकान होती है, रिटेल शॉप्स, आप उनसे कांटेक्ट अपना बना सकते हैं, नेटवर्क बना सकते हैं, ताकि उन तक भी आप माल पहुंचा सकें और वो फिर कस्टमर को बेचें। आप मॉल में रखवा सकते हैं, आप सुपर मार्केट में रखवा सकते हैं अपने प्रोडक्ट्स को, जैसे डी मार्ट हो गया, वॉलमार्ट हो गया। समझ मारी बात है, क्या बोल रहा हूँ मैं, कि आप अपने प्रोडक्ट या सर्विस को किस प्रकार से, कौन से माध्यम से, कौन से मीडियम से सेल करते हैं। दीज आर योर चैनल्स। क्या क्लियर है? बोलते चैनल्स, प्लीज ध्यान दीजिए। बोलते बेटा चैनल्स आर व्हाट? चैनल्स आर डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न्स। चैनल्स आर डिस्ट्रीब्यूशन, सॉरी, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पैटर्न नहीं, यहाँ बोलते हैं चैनल्स आर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बाय विच एन ऑर्गेनाइजेशन डिस्ट्रीब्यूट्स इट्स प्रोडक्ट और सर्विस। तो हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं प्रोडक्ट और सर्विस, क्या बताए, कस्टमर्स तक कैसे पहुंचा रहे प्रोडक्ट और सर्विस को, वो हमें चैनल्स बताते हैं, ठीक है। जैसे लैक्मे क्या करता है, लैक्मे आई होप आपको पता है, लैक्मे क्या करता है। लैक्मे का बेटा ये कॉस्मेटिक ब्रांड है ना। तो इनके सब वो मोस्टली मतलब वुमेन के लिए जो है सारा वो मेकअप का सामान और सब चीज़ें लैक्मे की आती है, ठीक है ना। बोलते हैं इट सेल्स इट्स प्रोडक्ट्स वाया रिटेल, वाया मतलब थ्रू रिटेल स्टोर्स, है ना, मतलब छोट दुकानों में आपको मिल जाएगा। इंटरमीडिएरी स्टोर्स, है ना, जैसे कि नायका, है ना, रिलायंस ट्रेंड्स, ये इंटरमीडिएरी स्टोर क्यों है? क्योंकि नायका वाले खुद बना देगा लैक्मे के प्रोडक्ट नहीं, लैक्मे कंपनी पहले इनको माल भेजेंगी और फिर ये कस्टमर को बेचते हैं, ऐसा, इसलिए इसको बोलते हैं इंटरमीडिएरी की तरह काम करते हैं, है ना। जैसे डी मार्ट, वॉलमार्ट, ये सब क्या, ये भी इंटरमीडिएरी है, समझे। हाँ, फिर ये ऑनलाइन मोड के थ्रू भी अपना माल बेचते हैं, अमेजोन, फ्लिपकार्ट एंड खुद की वेबसाइट बना के। लेकिन अगर मैं बात करूँ बोट की, बोट, तो बेटा बोट कंपनी के हेडफोन्स जो है सिर्फ ऑनलाइन ही मिलते हैं, है ना, उनके ऑनलाइन मिलता है फ्लिपकार्ट एंड अमेजोन में, बोट कंपनी के हेडफोन्स। अब आपने देखा होगा सर, ऑफलाइन में भी मैंने एक आधी दुकान में सर देखा था। अब वो क्या करते हैं ना ऑफलाइन वाले वैसे बोट का कोई ऐसा नेटवर्क नहीं ऑफलाइन में, वो ऑफलाइन नहीं बेचता है माल बोट वाला, ठीक है। लेकिन अब ऑफलाइन कुछ कुछ दुकानों में जहाँ पे आपको बोट का दिखता है ना कुछ, वो लोग क्या करते हैं, जब कुछ ऑफर वगैरह रहता है ना ऑनलाइन, तो ऑफर में वो हेडफोन बुलवा लेते हैं। तो समझो उसमें MRP लिखी 2,000 रुपये, वो ऑफर में उसको बुलवा लेंगे 800 रुपये का, और दुकान में रख के उसको 1500 में बेच डालेंगे। आपको समझ में आ रहा है? बोलते हैं सर नायका और ये भी तो, नायका और ये भी तो सर ऑनलाइन में ही आएगा। बेटा नायका का भी ऑनलाइन भी है और ऑफलाइन स्टोर्स भी है नायका के। रिलायंस ट्रेंड्स जो है ये क्या है, ये तो ऑफलाइन स्टोर होता है ना बेटा। रिलायंस ट्रेंड्स आपको मालूम है कि नहीं, आप गए कि नहीं कभी, मॉल के जैसा पूरा बनाया होता है रिलायंस ट्रेंड्स, समझे। हाँ, तो यस, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ, जहाँ पे इसने बोला ना कि ऑनलाइन मोड में वो क्या कर रहे हैं, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट ओन वेबसाइट, यहाँ पे लिख दो नायका के वेबसाइट में भी माल मिलता है, इनका मिलता है, आप समझे। तो नायका का ऑनलाइन वेबसाइट भी है और नायका का ऑफलाइन भी है। तो ये दोनों, ये लैक्मे वाले खुद प्रोडक्ट्स बनाते, अपने भी दुकान में बेचेंगे, नायका के उसमें भी जाके बेचेंगे, हर जगह से बेच रहे हैं ऐसा। तो आप जितने चैनल्स अपने बढ़ाओगे उतना आपका रीच बढ़ता है, उतना आपका सेल बढ़ता है। समझ में आ रही बात है? हाँ, आगे नेक्स्ट अगली बात, बोलते हैं कोका कोला। जैसे कोका कोला की बात करें, इसका भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है। स्ट्रॉन्ग का मतलब है कि भाई हर छोटे से छोटे दुकान में आपको कोका कोला मिल जाता है। बोलते हैं रिटेल शॉप्स अक्रॉस द नेशन एंड ऑल्सो ऑन ऑनलाइन मोड वाया डंजो, ब्लिंकिट, है ना, ग्रॉसरी ऐप्स के थ्रू। आप अभी आपके सिटी में जो भी ग्रॉसरी ऐप चलता होगा, है ना, जैसे डंजो है, ब्लिंकिट है, एक बिग बास्केट करके है, आप उस पर घर बैठे बैठे बुला सकते हैं आप, है ना। तो जो भी आपके आसपास की दुकान होगी वहाँ से जो है वो कोका कोला आपके घर पे आ जाएगा। तो पॉइंट क्या है, ये भी क्या है, ये भी अलग अलग चैनल्स, अलग अलग मीडियम्स को यूज़ करते हैं माल को बेचने के लिए। ये समझ में आ रही बात है आपको? हाँ, जेप्टो, बिल्कुल। चलो आगे नेक्स्ट, आगे
बोलते बेटा द वाइडर, देखो क्या लिखा है, द वाइडर एंड स्ट्रॉन्गर। वाइडर का मतलब क्या है कि पूरे मतलब जितने ज़्यादा एरिया को आप कवर कर पा रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल कि मैं जब ऑफलाइन सिर्फ पढ़ाता था नागपुर में, तो क्या होता था, सिर्फ नागपुर के लेवल के स्टूडेंट्स ही आके मुझसे पढ़ पाते थे, तो मेरा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल उतना वाइड नहीं था। लेकिन अब जब मैं क्या कर रहा हूँ, जब मैं ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड कर रहा हूँ, मेरा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जो है ऑनलाइन के वजह से बहुत ज़्यादा वाइड हो चुका है अभी। अब पूरे इंडिया भर से बच्चे आके जो है क्या करते हैं, हमसे क्लासेस मतलब क्लासेस में एनरोल करते हैं, बुक्स परचेज करते हैं। तो क्या होता है, जितना ज़्यादा वाइड, जितना ज़्यादा हम एरिया कवर कर पाए, उतना ऑब्वियस सी बात है, क्या बताइए, फ़ायदा ज़्यादा होगा। साथ ही साथ स्ट्रॉन्गर चैनल भी हमें चाहिए। स्ट्रॉन्ग चैनल का मतलब क्या, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि समझो आपने जो जो दुकानदारों के साथ आपने क्या कॉन्ट्रैक्ट किया है, या जो जो दुकानदारों को आप अपना माल भेजते हो, है ना, आगे जाके वापस सेल करने के लिए, वो दुकानदार जो है आपके साथ जुड़े रहे लंबे समय तक। ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम्हारे प्रोडक्ट को छोड़ के फिर दूसरे के पास चले गए, ऐसा नहीं होना चाहिए ज़्यादा, ठीक है। तो मतलब क्या है, मतलब ये है कि आपका वाइडर एंड स्ट्रॉन्गर चाहिए डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। तो जितना वाइड, जितना स्ट्रॉन्ग, उतना क्या होगा बताइए, उतना जो है द बेटर पोजिशन अ बिजनेस हैज़ टू फाइट एंड विन ओवर कॉम्पिटिशन। क्लियर है बात। बोलते हैं देर आर टिपिकल 3 चैनल्स। तो 3 प्रकार के चैनल्स होते हैं बेटा। पहला कौन सा है, पहला होता है आपका सेल्स चैनल सॉरी, हाँ आगे नेक्स्ट, अगला होता है आपका प्रोडक्ट चैनल, एंड तीसरा होता है बेटा आपका सर्विस चैनल। तीसरा होता है आपका सर्विस चैनल। अब सुनना ध्यान से, कुछ बोल रहा हूँ, यस प्लीज ध्यान दीजिए। हम जो है ना, क्या बताइए, हम जो है यहाँ पे कम ऑन, यहाँ पे हम बात करेंगे, कोई भी एक आइटम हम मंगवाने की कोशिश करते। चलिए ये वॉशिंग मशीन, ठीक है, चलो ये मंगवाते हैं, बॉश की वॉशिंग मशीन मंगवाता हूँ मैं, ठीक है। अच्छा अब देखिए, ये बॉश की वॉशिंग मशीन है जो मैं अमेज़ॉन से ऑनलाइन ऑर्डर करना चाहता हूँ, ठीक है, जो मैं अमेज़ॉन से ऑनलाइन, मैं यहाँ पे बॉश से क्या करना चाहता हूँ, मैं ऑनलाइन मतलब अमेज़ॉन से ऑनलाइन बॉश का क्या वॉशिंग मशीन बुलवाना चाहता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है कि इट शिप्स फ्रॉम अमेज़ॉन एंड इट इज सोल्ड बाय, देखो सोल्ड बाय क्या लिखा है, सोल्ड बाय डॉनटेक इलेक्ट्रॉनिक प्राइवेट लिमिटेड। आई डॉनटेक, ये तो पर बॉश कंपनी की है ना मशीनरी, मतलब ये वॉशिंग मशीन तो बॉश कंपनी की है, इसको बेच कौन रहा है, डॉनटेक। तो ये डॉनटेक वाला कौन है बेटा, डॉनटेक वाला बॉश कंपनी के सेल्स चैनल का पार्ट है। जब तुम्हें बॉश की वॉशिंग मशीन खरीदने, तो तुम डायरेक्ट बॉश से नहीं ले रहे, तुम क्या कर रहे हो, बॉश ने पहले अपना माल बेचा डॉनटेक को, अब डॉनटेक माल बेच रहा है अमेज़ॉन पे, और उसके थ्रू आपको माल पहुंच रहा है। बॉश वाला बोलता है कि भाई देख मेरे को वॉशिंग मशीन बनाना भी है, फिर तू बोल रहा है कि इसको मैं अब एक एक कस्टमर को भेजूँ उसके घर में। अरे भाई डॉनटेक सुन, एक काम कर, मैं तेरे यहाँ पे 10,000 मशीनरी वॉशिंग मशीन भेज देता, अब तू एक एक कस्टमर को भेजते बैठना, समझाना पॉइंट, तू मेरे को 10,000 मशीन का एक साथ पैसा दे दे। आपको समझ में आ रही बात है। तो कंपनी जब एक लेवल के बाद बहुत बड़ी हो जाती है ना, तो अब एक एक कस्टमर पे ध्यान देना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो क्या करते हैं वो, फिर एक ऐसा करते हैं कि काम करो, हम हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स कुछ बना लेते हैं। तो ये डॉनटेक वाला जो है, अगर आप यहाँ पे जाएंगे, ये क्या है, ये एक इलेक्ट्रॉनिक आइटम सेलर है, ठीक है ना। तो ये क्या करता है बताइए, ये जो है ना, तो कंपनी जो है मैन्युफैक्चरर, वो इसको माल भेजती और फिर ये कस्टमर को बेच रहा है कहाँ पे, अमेज़ॉन के थ्रू। आपको समझा। अब आप बोलेंगे सर बॉश वाले ये काम खुद क्यों नहीं कर लेते, क्योंकि बेटा बॉश वालों को और भी बहुत कुछ करना है। तो वो क्या करेंगे, ऐसे डॉनटेक जैसे हजारों डिस्ट्रीब्यूटर को माल भेज देंगे और बोलेंगे अब तुम एक एक कस्टमर को देखते बैठो। अरे भैया समझो, बॉश की लाखों मशीनरी बिकती है, तो क्या लाखों कस्टमर को हम अकेले हैंडल करेंगे क्या। तो बोले एक काम करो, बॉश बोलेगा भाई मैं तो 1000 डिस्ट्रीब्यूटर को माल बेचूंगा, वो 1000 डिस्ट्रीब्यूटर अब बाकी लोगों को बेचेंगे, ऐसा।
समझ में आ रहा है? थोड़ा दिमाग का टेंशन कम होता ना अपना। अच्छा, और इन लोगों का क्या है, अपना हर एक एरिया में अपना उतना कांटेक्ट होना ज़रूरी नहीं है। हमको पता नहीं होता हर एक एरिया में कि कैसे माल बिकेगा, क्या होगा वगैरह, तो इनको बेच दो, अब ये देखेंगे कैसे बेचना आगे, ऐसा समझे। तो ये क्या बोल रहे हैं, तो डॉनटेक क्या, बताओ मुझे, बताओ ना डॉनटेक क्या है। डॉनटेक हमारे सेल्स चैनल का पार्ट है, आप समझे क्या बात। तो बॉश के सेल्स चैनल का पार्ट है कौन, बताइए। बॉश के सेल्स चैनल का पार्ट कौन था, डॉनटेक। आपको समझ में आ रही बात है, जल्दी मुझे फास्ट थोड़ा सा जल्दी जवाब देंगे। ये क्लियर है, मैं आगे बढ़ूँ, ठीक है। नेक्स्ट अगली बात, फिर बात आती है बेटा क्या आपकी, अगली बात आती है आपकी प्रोडक्ट चैनल। प्रोडक्ट चैनल क्या है, प्रोडक्ट चैनल होते हैं बेटा आपके कुरियर वाले, कुरियर वाले जो आपको लॉजिस्टिक्स प्रोवाइड करते हैं, लॉजिस्टिक्स, समझे, जो माल को पहुंचाएंगे किसको, कस्टमर तक। अब आपको पता है, मैंने आपको जब मैं आपको पढ़ा रहा था वो वर्टिकल इंटीग्रेशन वगैरह, उसमें मैंने आपको अमेजोन का एग्जांपल दिया था कि अमेजोन क्या करता है, अमेजोन की खुद, वो खुद तो एक इंटरमीडिएट है, लेकिन उसने जो है फॉरवर्ड इंटीग्रेशन किया हुआ है, किसने, अमेजोन ने। अमेजोन की खुद की लॉजिस्टिक्स की भी कंपनी है, तो आप अमेजोन से चीज़ें मंगवाते हो ना, तो बहुत बार अमेजोन खुद ही उसको शिप करता है, क्योंकि उसने अपने अलग से बना ली कंपनी, है ना। याद है मैंने आपको मीशो का बताया था, वाल्मो करके उसने चालू किया, मीशो ने, उसने भी फॉरवर्ड इंटीग्रेशन किया है। क्या आपको बात समझ में आ रही है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, बताइए जल्दी फास्ट, क्या ये बात आपको समझ में आ रही है। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा, शिप्स फ्रॉम अमेजोन, मतलब अमेजोन लॉजिस्टिक्स जो कंपनी है वो इसको शिप करने वाली है, आप तक पहुँचाएगी। तो आपके जो कुरियर वाले वो आपके किस में आ जाते हैं, प्रोडक्ट चैनल में, ठीक है। और सर्विस चैनल में कौन आएगा, अच्छा मुझे बताओ, ये जब हम वॉशिंग मशीन जो है क्या करेंगे, ये जब खरीदेंगे तो होता क्या है, वॉशिंग मशीन जब आप खरीदते हैं ना तो होता क्या है, होता ये है कि इसको इंस्टॉल भी करना पड़ेगा। तो इंस्टॉलेशन करने के लिए, वॉशिंग मशीन को इंस्टॉलेशन करने के लिए एक बंदा आता ना आपके घर में, इसको इंस्टॉल करके देता है। ये जो बंदा आ रहा ना आपके घर पे, ये बॉश कंपनी के सर्विस चैनल का पार्ट है। तो अभी यहाँ पे जरूरी नहीं कि बॉश खुद ही लोगों को रखे, बॉश क्या करेंगी, अलग अलग एरिया में ऐसे कंपनीज के साथ टाई अप करेगी, जिन कंपनीज का काम ही ये होता है सर्विसिंग का, सर्विसिंग देना, जो सर्विसिंग करते वॉशिंग मशीन की। तो बॉश कंपनी क्या करेंगी, वो इन लोगों के साथ टाई अप करेगी कि भाई तुम ये सर्विसिंग का काम करो, ऐसा। तो जो जो ऑर्डर बिकेंगे वो तुम उसका करते रहना, ऐसा है ना। या हो सकता है कि डॉनटेक वाले ने इससे कोऑर्डिनेट किया हो, जो कुछ भी हो सकता है, लेकिन पॉइंट क्या है, पॉइंट ये कि आपके घर में जो इंस्टॉलेशन करना है बंदा आएगा वो इसके सर्विस चैनल में आ जाएगा, ठीक है ना। तो सर्विस चैनल में क्या आएगा, इंस्टॉलेशन करने वाला बंदा। आप समझे क्या पॉइंट में क्या बोल रहा हूँ, कमॉन। तो इसके लिए प्लम्बर वगैरह बुलवाना पड़ सकता है, जैसे एसी खरीदा है ना, जैसे एसी का देखते, चलो पट से देखते एसी, एसी देखते हैं, ये एसी, ठीक है, आप मुझे बताएंगे। तो मैं बात करता हूँ डाइकिन, चलो डाइकिन का एसी देखते हैं। ये डाइकिन का एसी है, ये देखो आई, ये भी सोल्ड बाय डॉनटेक, इसका भी, इसके भी सेल्स चैनल में कौन, डॉनटेक ही है। इसके प्रोडक्ट चैनल में कौन है, अमेजोन के थ्रू आ रहा है माल, ठीक है ना, मतलब अमेजोन लॉजिस्टिक्स के थ्रू। जरूरी नहीं बेटा कि अमेजोन में सब अमेजोन ही शिप करे, यहाँ पे शिफ्ट बाय कोई दूसरी भी कंपनी हो सकती है, यहाँ पे अमेजोन का खुद का इसलिए कर रहा है यहाँ पे अमेजोन, ठीक है ना। और क्या बताइए, फिर यहाँ पे भी इंस्टॉलेशन करने के लिए सर्विस ऑप्शन अवेलेबल, देखो पे 1500 रुपये प्लस जीएसटी और क्या सर्विसिंग, यहाँ पे बोलता है अब ये 1500 रहेंगे, ऐसा। आपको समझ में आ रही है, तो पॉइंट आपको समझा क्या मैं क्या बोल रहा हूँ। तो सर्विस चैनल में इंस्टॉलेशन वाले, तो चलिए जल्दी देखेंगे। बोलते हैं सेल्स चैनल क्या है, बोलते हैं सेल्स चैनल, प्लीज लिखिए, बोलते हैं दीज आर द इंटरमीडियरीज, है ना, इन्वॉल्व इन सेलिंग द प्रोडक्ट थ्रू ईच चैनल एंड अल्टीमेटली टू द एंड यूजर।
तो ये सब इंटरमीडियरीज होंगे जिनको मैन्युफैक्चरर माल बेचेगा और फिर ये इंटरमीडियरीज क्या करेंगे, फाइनली कस्टमर को माल बेचेंगे। मतलब कि सेल्स चैनल में कौन कौन आ सकता है, सेल्स चैनल में हमारा डिस्ट्रीब्यूटर आता है सबसे पहले, है ना, फिर इसमें हमारे होलसेलर्स आ सकते हैं, और फिर हमारे रिटेलर्स भी किस में आ जाएंगे, वो आ जाएंगे आपके सेल्स चैनल में। तो क्या होता है, जो बॉश कंपनी होगी ना, जो कि मैन्युफैक्चरर है, वो सबसे पहले माल भेजते हैं किसको, डिस्ट्रीब्यूटर को। तो ऐसे एरिया वाइज ना डिस्ट्रीब्यूटर, एक एक डिस्ट्रीब्यूटर होता है एरिया वाइज, जैसे महाराष्ट्र का डिस्ट्रीब्यूटर अलग, या महाराष्ट्र में भी सिटी वाइज हो सकता है। तो फॉर एग्जाम्पल सिंपली महाराष्ट्र का डिस्ट्रीब्यूटर अलग, कि महाराष्ट्र में जितने भी होलसेलर हैं वो माल वो महाराष्ट्र वाले डिस्ट्रीब्यूटर से ले सकता है। सर ये जो डिस्ट्रीब्यूटर है महाराष्ट्र वालों, महाराष्ट्र में ही माल बेचेगा किसको, लेकिन एंड यूजर को नहीं, ये बेचता किसको, होलसेलर को। फिर होलसेलर बल्क में आइटम बेचता रिटेलर को, और रिटेलर फिर फाइनली माल बेचेगा कस्टमर को। तो ये आ जाएंगे सेल्स चैनल में। आपको समझ में आ रही बात है। फिर यहाँ पे समझो रिटेलर से माल खरीदा, तो अब अगर इसमें बीच में कुरियर सर्विस की हमें ज़रूरत पड़ी तो किस में आ जाएंगे ये लोग, कुरियर कंपनी किस में आ जाएगी, प्रोडक्ट चैनल में। और कस्टमर के पास माल पहुँचने के बाद अगर हम सर्विस हमको तो कोई देनी है तो सर्विस चैनल में आ जाएगा, ख़त्म। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो देखिए बोलते द की क्वेश्चन इज हु, द की क्वेश्चन इज हु नीड्स टू सेल टू हुम फॉर योर प्रोडक्ट टू बी सोल्ड टू एंड यूजर, है ना। तो कौन से ऑर्गेनाइजेशंस को किसको माल बेचना पड़ेगा ताकि एंड यूजर तक आपका माल पहुंचे। बोलते हैं जैसे मैनी फैशन डिजाइनर्स यूज एजेंसीज टू सेल द प्रोडक्ट्स टू रिटेल ऑर्गेनाइजेशन सो दैट कंज्यूमर्स कैन एक्सेस देम, है ना। तो बहुत से ऐसे फैशन ऑर्गेनाइजेशन है जो क्या बताए, जो कपड़े वगैरह बनाते हैं, है ना, ब्रांडेड कपड़े बनाते हैं, लेकिन खुद कस्टमर को माल नहीं बेचते, वो एजेंसीज के थ्रू, वो डिस्ट्रीब्यूटर्स, होलसेलर्स, रिटेलर्स के थ्रू जो है अपना माल बेचते हैं, ऐसा। तो ये हमारे किस में आ जाएगा, हमारे सेल्स चैनल में आ जाएगा। क्लियर। हाँ, जैसे कि अमेजोन भी जो है बेटा एक प्रकार से हमारे सेल्स चैनल का ही पार्ट है। अमेजोन के थ्रू मैं माल बेच पा रहा हूँ, वो भी मेरा एक सेल्स चैनल का पार्ट है। ठीक है, ओके नेक्स्ट। लेकिन हमारा प्रोडक्ट चैनल क्या होता है, बोलते हैं इट फोकसेस ऑन द सीरीज ऑफ इंटरमीडियरीज who physically handle the product from its path from its producer to the end user। तो पहले बॉश वाला माल बनाएगा, वो पहले डिस्ट्रीब्यूटर तक भेजेगा, तो यहाँ पे भी मुझे लगेंगे लॉजिस्टिक्स वाले। डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर को माल बेचेगा, यहाँ पे भी लॉजिस्टिक्स वाले लोग लगेंगे। होलसेलर रिटेलर को माल बेचेगा, यहाँ पे भी लॉजिस्टिक्स के लिए मुझे लगेगा, कुरियर लॉजिस्टिक्स के लिए बदने लगेंगे, एंड यहाँ से कस्टमर के लिए भी लगेंगे। तो जो भी लोग इन्वॉल्व है फ्रॉम, क्या बताइए, फ्रॉम हु फिजिकली हैंडल द प्रोडक्ट फ्रॉम पाथ ऑफ प्रोड्यूसर टू एंड यूजर, क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट चैनल। बोलते हैं ऑस्ट्रेलिया पोस्ट, ये क्या है, बहुत ही फालतू एग्जाम्पल दिया बेटा, कुरियर वाला ही एक्चुअली। जैसे अपने DTDC ब्लू डार्ट वगैरह रहता है ना, वैसा कुरियर वाला ही, आप समझे क्या। हाँ, तो बोलते हैं इट डिलीवर्स ऑनलाइन परचेसेस बिटवीन सेलर एंड परचेसर व्हेन यूजिंग eBay एंड अदर ऑनलाइन स्टोर्स। तो जैसे हमारे अमेजोन में अमेजोन लॉजिस्टिक्स है, वैसा आगे। नेक्स्ट है सर्विस चैनल, इट रेफर्स टू द एंटिटीज दैट प्रोवाइड द नेसेसरी सर्विसेज टू सपोर्ट द प्रोडक्ट एज इट मूव्स थ्रू द सेल्स चैनल एंड आफ्टर परचेज बाय द एंड यूजर। ये आफ्टर वाला शब्द जरूरी है। तो परचेस खत्म होने के बाद अब जो अब जैसे होता ना बहुत बार के, देखो जैसे आप लोग भी करते हैं, आपने समझो क्लासेस ऑर्डर कर दी, पर अब सर बुक्स नहीं आई, तो हमने बोला सपोर्ट फॉर्म फिल कर दो, तो उसमें हमारी टीम रहेगी जो आपको सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, तो वो हमारे सर्विस चैनल का पार्ट हो गए। आपको समझा। हाँ, अगर समझो हमारा आपने क्लासेस एनरोल किए, ऐप नहीं चल रहा है, मैंने स्टार्टिंग में अभी आपको बताया कि सपोर्ट फॉर्म फिल करो, तो वो लोग हमारे सर्विस चैनल का पार्ट हो जाएंगे, कि वो हमारे आफ्टर सेल्स जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं वो वैसा कर रहे हैं। ठीक है, तो समझ में आ रही बात है। तो बोलते हैं जो भी सर्विसेज हम प्रोवाइड करते हैं आफ्टर द परचेज बाय द एंड यूजर, आपके सर्विस चैनल में आ जाएगा। बोलते हैं इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोडक्ट्स दैट आर क्या, कॉम्प्लेक्स। बोलते हैं सर्विस चैनल ज़्यादा इंपॉर्टेंट तब हो जाता है जो कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट्स होते हैं, इन क्या बताइए, इन इंस्टॉलेशन और कस्टमर असिस्टेंस। तो बोलते हैं कि देखो जैसे AC, वॉशिंग मशीन, ये अपने को तो इंस्टॉल करना जमता नहीं भाई, तो इसके लिए तो हमें कोई ना कोई बंदे की हेल्प मुझे लगेगी ही लगेगी, ऐसा। सो बोलते हैं फॉर एग्जाम्पल अ बॉश डिश वॉशर मे बी सोल्ड इन अ बॉश शोरूम
एंड देन वंस इट इज सोल्ड इट इज इंस्टॉल्ड बाय अ बॉश कॉन्ट्रैक्टेड प्लम्बर। तो ये बॉश कॉन्ट्रैक्टेड प्लम्बर ये सर्विस से चैनल का पार्ट हो जाएगा। आप समझिएगा अभी मैं क्या बोल रहा हूँ। बोलते हैं चैनल एनालिसिस इज इंपॉर्टेंट व्हेन द बिजनेस स्ट्रेटेजी इज टू स्केल अप। तो मुझे बेटा अगर बिजनेस को स्केल अप करना है तो मुझे फिर चैनल्स का एनालिसिस करना पड़ेगा कि मैं अब और कौन से चैनल्स का फ़ायदा उठा सकता हूँ, है ना। समझो मुझे अगर बुक सेल करनी है, मैं अभी सिर्फ ऑनलाइन सेल कर रहा हूँ, अब मुझे उसका और सेल बढ़ाना है और ज़्यादा लोगों तक पहुँचना है, तो क्या करूँ, अब मुझे ऑफलाइन स्टोर्स के थ्रू भी फिर उसको सेल करना पड़ेगा। मुझे सारे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स को यूज़ करना पड़ेगा। अगर हम सिर्फ एक ही डिस्ट्रीब्यूशन चैनल पे अटके रहेंगे तो चलेगा नहीं। तो बिजनेस को स्केल अप करना है तो अलग अलग चैनल्स यूज़ करो, है ना। हाँ, इसमें ही आप अगर शार्क टैंक वगैरह देखते होंगे तो मैंने आपको बताया था पहले भी, नमिता थापर, है ना, अनुपम, ये लोग ज़्यादातर इस चीज़ की बात करते हैं कि बोले अगर तुमने हमारी डील एक्सेप्ट की ना तो हम आपको प्रोवाइड करेंगे नेटवर्क्स। जैसे नमिता बहुत बार ऐसा बोलती है शार्क टैंक में, जो भी ऐसा जो फार्मा से रिलेटेड कोई पिक्चर आता है ना, उसको ऐसा बोलते कि आपने अगर मेरा डील एक्सेप्ट किया तो आपको मिलेंगे नेटवर्क्स, आपको कॉन्टैक्ट्स मिलेंगे कि आप अलग अलग बड़े बड़े जो हॉस्पिटल्स है इंडिया के, है ना, उनके आपको कॉन्टैक्ट्स मिलेंगे, उनसे मैं आपकी बात करवाऊंगी मतलब आपके चैनल्स को ग्रो करने में हेल्प कर रही है वो। अरे यार आप समझ पा रहे क्या बात। तो जितना बड़ा नेटवर्क, जितने ज़्यादा चैनल्स, उतना ज़्यादा आपका सेल होगा। तो बिजनेस को स्केल अप करना है तो चैनल एनालिसिस करना पड़ता। एंड वी वांट टू, इफ वी वांट टू एक्सपांड बियॉन्ड द करंट जोग्राफीज एंड मार्केट, तो अभी हम जहाँ पे है, जहाँ पे एग्जिस्टिंग माल बेच रहे हैं, अब उससे और ज़्यादा जगहों पे माल बेचना है, तो ऐसा आप कर सकते हो कि आप अपने चैनल्स को बढ़ाने की कोशिश करो, है ना, अपने चैनल्स को और वाइडर करो, तो अपने आप जो है फिर और माल बेच पाएंगे। क्लियर है बात। चलो आगे बढ़ो। नेक्स्ट, यहाँ तक डन है पक्का। नेक्स्ट देखें, अगली बात है बेटा, एक्सेस टू बॉटल्ड वाटर एंड कोल्ड ड्रिंक्स इवन इन हिल स्टेशन एंड फार ऑफ लोकेशन। क्या आपने कभी ऐसा देखा है, क्या आपने कभी ऐसा देखा है कि आपको पानी की बोतल, मैंने आपको बताया था ट्रैकिंग करने जाते हैं समझो अपन, ठीक है ना, ट्रैकिंग करने, तो उसमें अपन पहाड़ी चढ़ लिया ना, फिर वहाँ पे भी एक छोटा सा ऐसा, क्या बताइए, टपरी जैसा होता है, उसमें आपको पानी की बोतल, मैगी सब मिलता है ना। अब बताओ वहाँ तक भी ये लोग अपने प्रोडक्ट्स को पहुँचा पा रहे हैं। ये दिस इज़ द पावर ऑफ चैनल्स। बोलते हैं इट इज़ बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। छोटी से छोटी दुकान में बिस्लेरी की पानी की बोतल, कोका कोला, पेप्सी मिल पा रही, कैसे, स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। क्या बात क्लियर है, मुझे बताइए, कम ऑन जल्दी से। क्या डन है, डन है, यस और नो गाइस, यस। सो गाइस आइए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, दैट इज रोल ऑफ रिसोर्सेज एंड कैपेबिलिटीज, है ना। एंड टॉपिक का नाम है बिल्डिंग कोर कॉम्पिटेंसी, राइट। लेकिन इस टॉपिक को चालू करने के पहले हमें सबसे पहले बात करनी है ये 4 चीज़ों की। बोलते हैं रिसोर्सेस, कैपेबिलिटी, कॉम्पिटेंसी, कोर कॉम्पिटेंसी, ये चारों में क्या फ़र्क है, ठीक है ना। तो सबसे पहली बात हम विल स्टार्ट विद व्हाट, रिसोर्स, कि क्या रिसोर्सेस क्या होते हैं, व्हाट आर रिसोर्स। बोलते हैं रिसोर्सेस ऐसी चीज़ें हैं जिसको आप यूज़ करके गुड सर्विसेज बनाते हैं, दीज आर योर रिसोर्सेस, है ना। जैसे मुझे बताइए, जैसे कि रॉ मटेरियल, है ना, मनी, मशीनरी, ठीक है ना, लेबरर्स, एम्प्लॉयज़, ये सब कौन है आपके, ये सब आपके रिसोर्सेज है, समझ में आ रहा है, यस, ये सब आपके रिसोर्सेज हैं। देन बात आती है बेटा कैपेबिलिटी, ठीक है ना। कैपेबिलिटी का मतलब क्या है, जैसे समझो फॉर एग्जांपल बेटा कि हमको ना बेटा एक बास्केटबॉल मैच खेलनी थी, ठीक है। तो उसके लिए ना हमने पहले लोगों को इकट्ठा किया हमारी टीम में, तो मैं और इंद्रेश सर थे और हमने और 3-4 लोगों को इकट्ठा किया ताकि हम साथ में मिलकर मैच खेल सकें। अब ये जो मैच है ना, ये 10 दिन तक चलने वाली थी, 10 दिन तक मतलब डेली एक मैच ऐसा। तो क्या हुआ, पहले मैच में क्या बताइए, इंद्रेश सर ने बहुत ज़्यादा स्कोर किए, ठीक है, स्कोर किया मतलब बहुत ज़्यादा उनने वो बास्केट डाले, बास्केटबॉल में बहुत सारे बास्केट डाले उन्होंने, बहुत ज़्यादा उन्होंने स्कोर किया। तो पहले मैच में उन्होंने 60 पॉइंट्स उन्होंने स्कोर किया अकेले ने, समझ में आ रहा है, मतलब वो क्या है बताओ, मतलब ही इज़ केपेबल, उनमें क्या एबिलिटी है, ही इज़ व्हाट, ही इज़ केपेबल, ही इज़ स्किलफुल, राइट।
तो रिसोर्स का होने का मतलब क्या है कि हमारी टीम में लोग हैं और वो लोग क्या है, केपेबल भी, केपेबल समझ में आ रहा है ना बात, केपेबल मतलब स्किलफुल होना, ठीक है ना। तो दैट इज़ केपेबिलिटी, कि आपके अंदर कोई चीज़ को करने की कैपेबिलिटी है, स्किल है। ज़रूरी नहीं कि बेटा आपके सारे रिसोर्सेज स्किलफुल हो, ज़रूरी नहीं सारे रिसोर्सेज में कैपेबिलिटी हो। आपको समझ में आ रही बात है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? हाँ, ज़रूरी नहीं कि सारे रिसोर्सेज में कैपेबिलिटी हो, ठीक है ना। हाँ, तो जब रिसोर्सेज, क्या बताइए, व्हेन योर रिसोर्सेज आर एबल टू क्रिएट वैल्यू फॉर कस्टमर्स, जब आप वैल्यू क्रिएट कर पा रहे हैं, दैट इज़ कैपेबिलिटी। लेकिन अब मुझे बताओ कॉम्पिटेंसी क्या होता है। कॉम्पिटेंसी, कॉम्पिटेंसी जो है इसका मतलब होता है कि जब आपके, है ना, जब आपके बेटा कैपेबिलिटीज ड्यूरेबल हो जाते हैं, क्या हो जाता है, व्हेन योर कैपेबिलिटीज आर व्हेन योर कैपेबिलिटीज आर ड्यूरेबल, ड्यूरेबल मतलब जो लंबे समय तक चले, है ना। व्हेन योर कैपेबिलिटीज आर ड्यूरेबल, बोलते हैं एबिलिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स या एबिलिटी ऑफ रिसोर्सेस, रिसोर्सेस लिख दो, टू क्रिएट वैल्यू ओवर लॉन्ग पीरियड। ये जो ओवर लॉन्ग पीरियड वाली बात है ना, ये होता है कॉम्पिटेंस। अब हुआ क्या कि पहले मैच में क्या बताइए, इंद्रेश सर ने स्कोर किया 60 पॉइंट्स, लेकिन बाद में पूरे 9 मैचेस में उन्होंने स्कोर किया, उनका स्कोर 10 पॉइंट के अंदर ही था। मतलब अब देखो क्या है, हमारे पास टीम में रिसोर्स थे, इंद्रेश सर वो केपेबल है, उनको जमता है खेलना, ऐसा नहीं कि खेलना आता नहीं, केपेबल है लेकिन कॉम्पिटेंट नहीं है। मतलब कि वो लंबे समय तक सेम रिजल्ट्स नहीं दे पा रहे हैं। आपको समझ में आ रहा है, वो लंबे समय तक वैल्यू क्रिएट नहीं कर पा रहे ऑर्गेनाइजेशन के लिए या हमारी टीम के लिए। तो इसका मतलब होता है कि कॉम्पिटेंसी की कमी है। आपको फील आया मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? कौन, हेलो, क्या आपको ये बात समझ में आ रही मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? यस और नो मुझे बताइए। चलिए डन है बात। हाँ, और कोर कॉम्पिटेंसी क्या होती है? कोर कॉम्पिटेंसी क्या होती है? कोर कॉम्पिटेंसी मतलब कॉम्पिटेंसीज के अंदर आपकी कुछ ऐसी ऐसी एबिलिटीज बेटा, कोर कॉम्पिटेंसी क्या है, बोलते हैं इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्किल्स, है ना, कॉम्बिनेशन ऑफ स्किल्स, है ना, एंड एक्सपर्टीज, कॉम्बिनेशन ऑफ स्किल्स एंड क्या बताइए, एक्सपर्टीज, राइट। मतलब आपके अंदर बेटा ऐसी कुछ कॉम्पिटेंसीज हो सकती है जो बाकी लोगों में नहीं है, दैट इज योर कोर कॉम्पिटेंसी। आपके अंदर कुछ ऐसी कॉम्पिटेंसी है जो बाकी लोग चाह के भी कॉपी नहीं कर पा रहे हैं, दैट इज योर कोर कॉम्पिटेंसी। समझ में आ रहा है? तो देखिए एक बार प्लीज़ वहाँ पे लिखेंगे, एक बार प्लीज़ लिखेंगे इस चीज़ को। हाँ, एक मिनट रुकिए, यस, एक बार वहाँ पे प्लीज़ लिखेंगे आप। तो प्लीज़ देखिए, बोलते हैं कोर कॉम्पिटेंसी इज व्हाट, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्किल्स एंड टेक्निक्स, लिखिए प्लीज़। कॉम्बिनेशन ऑफ स्किल्स एंड टेक्निक्स, जो कि क्या है बताओ, जो कि क्या है, जो कि जो कि यूनिक है। यूनिक है मतलब सिर्फ आपके पास ही है, या आपके पास है भी तो मतलब बाकी लोगों के पास भी हो सकता है, लेकिन आप जिस जिस तरह से वो कर पा रहे हैं उस तरह से बाकी लोग नहीं कर पाते ऐसा। तो जो यूनिक है
जो नॉन इमिटेबल है, जो नॉन इमिटेबल है मतलब बाकी लोग चाह के भी कॉपी नहीं कर पा रहे हैं, है ना, एंड जिसके वजह से आपको मार्केट में मिलता है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, जिसके वजह से मार्केट में आपको मिलता है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। इसको क्या बोलते हैं बेटा? इसको बोलते हैं कोर कॉम्पिटेंसी। तो फिर से देखिए, रिसोर्सेज क्या थे? जो भी एसेट्स आपके पास है ऑर्गेनाइजेशन में, जिसको आप यूज़ करके गुड सर्विस आप बनाते हैं, ठीक है ना। कैपेबिलिटी क्या थी? कैपेबिलिटी क्या थी? एबिलिटी, एबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज टू क्रिएट वैल्यू, मतलब हमारे रिसोर्सेज कितनी वैल्यू क्रिएट, मतलब वैल्यू क्रिएट कर पा रहे कि नहीं, अगर कर पा रहे मतलब कैपेबिलिटी है, समझे। तीसरा क्या है? कॉम्पिटेंसी। व्हाट इज कॉम्पिटेंसी? अबिलिटी टू क्रिएट वैल्यू ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ये है कॉम्पिटेंस। एंड कोर कॉम्पिटेंस क्या है? विच कॉम्बिनेशन स्किल्स एंड टेक्निक्स जो कि यूनिक है, जो कि नॉन इमिटेबल, मतलब बाकी लोग चाह के भी कॉपी नहीं कर पा रहे, जिसके वजह से आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलता है मार्केट में। अब कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलने का मतलब क्या है? मतलब कि आप मार्केट में बाकी कंपनी से, आपका जैसी बाकी कंपनी से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर पा रहे हैं, आप मार्केट में बाकी कंपनी के कंपैरिजन में ज़्यादा प्रॉफिट कमा पा रहे हैं। इसको बोलते हैं कि आपका कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, यू आर एबल टू आउट परफॉर्म योर कॉम्पिटिटर्स। तो ये कब कर पाएंगे? जब आपके अंदर कोर कॉम्पिटेंसीज होगी तब। ये क्लियर है बात? कमान चलिए बताइए, ये सुनो। तो ये याद रहेगा, रिसोर्सेस, कैपेबिलिटी, कॉम्पिटेंसी, कोर कॉम्पिटेंसी। चलिए एक बार जल्दी देखें इसको, पट से इसको लिख लेना। कमान, चलो डन है, लिख लिया आपने? कमान, यस कमान बताइए। ओके इधर आइए, देखो यहाँ पे क्या है, तो मुझे बताइए। तो रोल ऑफ रिसोर्सेज एंड कैपेबिलिटीज इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड बिल्डिंग कोर कॉम्पिटेंसी लिखो तो। ये कोर कॉम्पिटेंसी का मतलब क्या है? कमान, कोर कॉम्पिटेंसी का मतलब क्या है बोलते हैं? कोर कॉम्पिटेंसी, हाँ बोलते हैं बेटा आप या कंपनी, कंपनी कुछ ऐसा कर कर पा रही है जो बाकी बाकी कोई जो बाकी कोई नहीं कर पाता। जो बाकी कोई नहीं कर पाता, लिखिए, जो बाकी कोई नहीं कर पाता। तो आप में कुछ ऐसी स्किल्स हैं, आप में कुछ ऐसी एबिलिटीज़ है ना, ऐसी कॉम्पिटेंसीज हैं जो बाकी लोग चाह के भी क्या उसको कॉपी नहीं कर पाते। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कोर कॉम्पिटेंसी। क्या बोलते हैं कौन? इसको बोलते हैं बेटा कोर कॉम्पिटेंसी। तो कोर कॉम्पिटेंसी के ऊपर जो है ना, सी के प्रहलाद एंड गैरी हैमल, ये भाई साहब ने ज्ञान दिया था। इन्होंने इन्होंने बोला कि देखो, ये लिखो है, ये क्या नाम है इनका? इनका नाम है सी के प्रहलाद, सी के प्रहलाद और गैरी हैमल, ठीक है, इनके नाम है। ये दो लोगों ने बोला कि हम जो है ना कोर कॉम्पिटेंसी तीन एरियाज़ में, हम तीन एरियाज़ में क्या बताइए, तीन एरियाज़ में हमारी क्या बताइए कोर कॉम्पिटेंसी हो सकती है। या उसने बोला कि अगर ये तीन कंडीशंस हमारी पूरी होती है तो हम बोल सकते हैं कि कंपनी की जो कॉम्पिटेंसी है ना वो कोर कॉम्पिटेंसी है, ऐसा, ठीक है ना। तो पहला पॉइंट क्या है देखें, पहला पॉइंट है कंप्यूटर
हाँ, पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट है बेटा कॉम्पिटिटर डिफरेंशिएशन। ये क्या बोलता है? कॉम्पिटिटर डिफरेंशिएशन क्या बोलता है? बेटा तुम्हारे पास ऐसी कुछ कॉम्पिटेंसी है जो बाकी लोग चाह के भी कॉपी नहीं कर पा रहे, ठीक है ना। आपके पास कुछ यूनिक ऐसी कॉम्पिटेंसीज है जो बाकी लोग चाह के भी कॉपी नहीं कर पा रहे, इसलिए क्या बताइए, तो आपकी कॉम्पिटेंसी अगर ऐसी है जो जिससे आपको डिफरेंशिएशन मिल रहा है, जिससे आप अलग दिख रहे हैं मार्केट में, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं बेटा सिक्योरिटी जिस प्रकार की प्रोवाइड करते हैं आईफोन, ठीक है ना। आईफोन जिस प्रकार की सिक्योरिटी, जिस प्रकार की क्वालिटी प्रोवाइड करते हैं मोबाइल फ़ोन्स में, है ना। एंड क्या बताइए, कैमरा की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, उन कुछ ना कुछ इनोवेशन करते रहते हैं। अब ये सारी चीज़ें ना बाकी लोगों के लिए कॉपी कर सकते हैं वो, पर एग्जैक्टली वैसा सेम टू सेम नहीं बना सकते। तो बोलते हैं कि देखो कोर कॉम्पिटेंसी यस ये यूनिक होनी चाहिए, यूनिक चीज़ होनी चाहिए आपके पास, लेकिन ऐसा होता है बहुत बार कि अब आजकल के ज़माने में तो सब लोग कुछ ना कुछ कर ही लेते हैं। आप समझे ना बात, मतलब जैसे ऐसा थोड़ी ना कि कैमरा सिर्फ एप्पल ही बनाता है, कैमरा तो बाकी भी कंपनी के बना लेते हैं, लेकिन जिस प्रकार का एप्पल बनाता है वैसे बाकी लोग नहीं बना पा रहे। ऐसा बोलते हैं, ऐसा भी बहुत बार हो सकता है कि तुम्हारे पास जो स्किल है, जो टेक्निक्स में तुम अच्छे हो, वो बाकी कंपनीज के पास भी है, लेकिन जिस तरह से तुम वो चीज़ को एग्जीक्यूट कर पा रहे हो वैसे बाकी लोग नहीं कर पा रहे हैं। तो बोलते हैं कि क्या बताइए कि कोर कॉम्पिटेंसी, आपकी कॉम्पिटेंसी कोर कॉम्पिटेंसी कब कहलाई जाएंगी, जब उससे आपको कॉम्पिटेटिव डिफरेंशिएशन मिले, ठीक है ना। अगला क्या बोला उसने? अगला बोला कस्टमर वैल्यू। बोलते हैं कि तुम्हारी कॉम्पिटेंसी कोर कॉम्पिटेंसी तब कहलाई जाएगी जब वो सच में कुछ कस्टमर्स को वैल्यू प्रोवाइड करें। मतलब कि क्या कस्टमर्स जो है तुम्हारे प्रोडक्ट को खरीदते ही उस चीज़ के वजह से है क्या? जैसे कि लोग आईफोन क्यों खरीद रहे हैं? उसके सिक्योरिटी, उसके क्वालिटी की वजह से, है ना। वो है उसके प्रोसेसिंग की वजह से, इतना फास्ट प्रोसेसिंग होता है, हैंग वगैरह नहीं होता। तो क्या क्या वो ये चीज़ों को देख के खरीद रहे हैं क्या? अच्छा बोले, अगर वो ये सब चीज़ों को देख के प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं, मीन्स कि वो सब चीज़ें तुम्हारी कोर कॉम्पिटेंसी है। समझ में आ रही बात है? मतलब कि अगर किसी प्रोडक्ट को खरीदने से पहले कस्टमर ऐसे ही बस खरीद रहा है उसको, जैसे फॉर एग्जांपल मास्क खरीदना भी, अब मास्क में क्या ही रहेगा कुछ, है ना। मास्क तो हमको कोई भी कंपनी का चलता है, समझ में आ रहा है। लेकिन हमको अगर मोबाइल फ़ोन खरीदना है तो हम स्पेसिफिक कंपनी का ही खरीदते हैं जिस पे हमें ट्रस्ट हो, है ना, जिसके लिए हम, जिसमें पता हो कि यार इसमें ये चीज़ें तो मिलेंगी ही मिलेगी, ऐसा। आपको समझ में आ रहा है? तो जब हम कोई प्रोडक्ट को खरीदते हैं तो प्रोडक्ट को खरीदते वक्त क्या हम वो सारी चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं क्या? क्या हम उसके कुछ स्पेसिफिक चीज़ों के बारे में सोच के खरीद रहे हैं प्रोडक्ट को? अगर ऐसा है तो वो जो स्पेसिफिक चीज़ें थी वो उस कंपनी की कोर कॉम्पिटेंसी हो जाएगी। जैसे आपने बेटा, आपने अगर हमारे क्लास में एनरोल किया तो आपने क्या क्लास में ऐसे ही एनरोल कर लिया कि आपने कुछ कुछ चीज़ों को पहले मद्देनज़र रखा होगा कि हाँ यहाँ पे हमारे 100% हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, है ना। हाँ, हमें जो है क्या ज़बरदस्त रिवीजन करने के लिए हमें क्या बताइए पूरा सपोर्ट मिलेगा, राइट। हमें अमेजिंग नोट्स मिलेंगे, यस। हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, कंपाइलर का सेशन डलवाए हैं, ठीक है ना। हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो क्या क्या आपने क्लास में एनरोल करते वक्त ये सारी चीज़ों को देख के एनरोल किया गया? मतलब आपको पता था कि ये सारी चीज़ें मिलेगी इसलिए आपने एनरोल किया गया? बताइए। हाँ, मतलब ये क्या मैं बोल सकता हूँ ये हमारी कोर कॉम्पिटेंसी है, बोल सकते हैं बिल्कुल। पर ऐसा नहीं कि ये सब चीज़ें बाकी लोग नहीं करवाते, पर आपको ऐसा लगा कि हम बाकी लोगों से ज़्यादा बेटर करवा पाएंगे इसलिए आपने हमारे पास क्लास लगाया। तो मैं बोल सकता हूँ कि दीज आर क्या बताइए कोर कॉम्पिटेंसी ऑफ अल्टीमेट सी है, इस प्रकार से। क्लियर? तो बोलते हैं कि जब कस्टमर ना चीज़ों को खरीदता है वो स्पेसिफिक स्किल्स टेक्निक्स को देख के, तो तब वो स्पेसिफिक स्किल्स टेक्निक्स आपकी क्या हो जाएगी? कोर कॉम्पिटेंसी। नेक्स्ट बोलते हैं एप्लीकेशन ऑफ कॉम्पिटेंसीज टू अदर मार्केट। बोलते हैं कि आपके कोर कॉम्पिटेंसी का फ़ायदा आपको जो है ना पूरे ऑर्गेनाइजेशन में मिलना चाहिए, कोई एक आधे डिपार्टमेंट में नहीं, उसका फ़ायदा पूरे ऑर्गेनाइजेशन को मिलना चाहिए। एंड साथ ही साथ अगर आपकी कोर कॉम्पिटेंसी डेवलप हो चुकी है तो फिर दूसरे मार्केट्स में भी आप उसको आसानी से अप्लाई कर पाने चाहिए। जैसे पतंजलि ने बेटा क्या किया, उनका जो है उनका सोर्सिंग मतलब कहाँ से माल खरीदे, देन उनके ऑपरेशंस, है ना, उनका सर्विस, ये सब चीज़ों में उन्होंने एक्सपर्टीज़ हासिल कर ली थी। तो इसलिए अब क्या किया ना उन्होंने जो है पहले वो FMCG में थे, फिर उन्होंने बीच में चालू किया था संस्कारी जीन्स, पता है आपको?
कपड़ों का उन्होंने बिजनेस चालू किया था, है ना। तो वो कैसे क्यों कर पाए वो चीज़ को, क्योंकि उन्होंने उनकी कोर कॉम्पिटेंसी डेवलप हो चुकी थी, सोर्सिंग, है ना, ऑपरेशंस, मार्केटिंग, सर्विस, सब में। इसलिए क्या बताइए, इसलिए वो ये चीज़ें कर पाए, है ना, वरना वो ये चीज़ नहीं कर पाते ऐसा। तो अगर आपकी कोर कॉम्पिटेंसी डेवलप होती है तो यू शुड बी एबल टू अप्लाई इट टू अदर मार्केट्स ऑल्सो, या राइट, बताएं मुझे। तो गैरी हैमिल एंड सी के प्रहलाद ने क्या बोला कि देर आपका कोर कॉम्पिटेंसीज कैन बी इन 3 एरियाज। तो याद रखें CCM, इसका ट्रिक क्या है, लिख दीजिए वहाँ पे, इसका मेमोरी ट्रिक है बेटा, CCM। व्हाट इज CCM? बोलते हैं कॉम्पिटेटिव डिफरेंशिएशन, कस्टमर वैल्यू एंड एप्लीकेशन ऑफ कॉम्पिटेंसीज टू अदर मार्केट। क्या क्लियर है बात? कम ऑन, क्या बात क्लियर है? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ? देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे, देखो क्या लिखा है। आइए स्टार्ट करेंगे, पेज नंबर 3.7 पे प्लीज देखिए। बोलते हैं एज पर सी के प्रहलाद एंड गैरी हैमिल, है ना, कोर कॉम्पिटेंसी, प्लीज ध्यान दीजिए, कोर कॉम्पिटेंसी, हाँ, कोर कॉम्पिटेंसी इज डिफाइंड एज अ कलेक्टिव, क्या बताइए, कलेक्टिव लर्निंग इन दी ऑर्गेनाइजेशन। बोलते हैं यर वी कोऑर्डिनेटिंग डाइवर्स मतलब अलग अलग प्रकार के प्रोडक्शन स्किल्स एंड इंटीग्रेटिंग मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ टेक्नोलॉजीज। तो सी के प्रहलाद एंड गैरी हैमल ने ये दिया डेफिनेशन, है ना, प्लीज ध्यान दीजिए। क्या दिया डेफिनेशन बताइए? हाँ, इन्होंने क्या डेफिनेशन दिया? एज पर सी के प्रहलाद एंड गैरी हैमल, कोर कॉम्पिटेंसी इज व्हाट? इट इज डिफाइंड एज द कलेक्टिव लर्निंग इन द ऑर्गेनाइजेशन, coordinating diverse production skills and integrating multiple streams of technologies। तो बोलते हैं कोऑर्डिनेटिंग मतलब कि हम कैसे डाइवर्स प्रोडक्शन स्किल्स, मतलब कि अलग अलग प्रकार के स्किल्स को एक साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं एंड अलग अलग टेक्नोलॉजीज को इंटीग्रेट कर रहे हैं हमारे बिजनेस में, जिससे हमें बेस्ट पॉसिबल आउटकम मिले। ये हमारी कोर कॉम्पिटेंसी होती है ना। बोलते हैं मुझे बताइए बेटा कि क्या कोर कॉम्पिटेंसी कोई भी एक एरिया में हो सकती है क्या? जैसे फॉर एग्जाम्पल कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में आपने एक्सपर्टीज हासिल कर ली है मार्केटिंग में, बताइए, तो क्या मैं बोल सकता हूँ इट इज़ अ कोर कॉम्पिटेंसी? बेटा यह याद रखना, क्या होता है, अगर आप कोई एक चीज़ करने में अच्छे हैं ना तो उसको कॉपी करना आसान है, लेकिन अगर आप 5 से 10 चीज़ों में अच्छे हैं तो कॉपी करना मुश्किल है। समझ में आ रहा है? तो बोलते हैं कोर कॉम्पिटेंसी जो है ना, इट इज़ एक्सपर्टीज डेवलप्ड इन 5 to 10 एरियाज। 1-2 एरिया में एक्सपर्टीज आपने हासिल कर ली तो उसे कोर कॉम्पिटेंसी नहीं बोलेंगे। समझ में आ रहा है? तो कोर कॉम्पिटेंसी कोई एक स्किल या एक एक्सपर्टीज, एक ऐसी चीज नहीं जिसमें आपने एक्सपर्टीज हासिल कर ली। कोर कॉम्पिटेंसी क्या होता है, जब आप 5 से 15 एरियाज में, आप अपने बिजनेस में 5 से 15 एरियाज में एक्सपर्टीज हासिल कर ले तो फिर बोलेंगे द कॉम्बिनेशन ऑफ स्किल्स, इसको बोलेंगे अपन कोर कॉम्पिटेंसी। समझ में आ रहा है? तो बोलते हैं इट इज अ सम ऑफ 5 to 15, है ना, 5 से 10 या 5 से 15, 5 to 15 एरियाज ऑफ डेवलप्ड एक्सपर्टीज। आपको समझ में आ रहा है क्यों? क्योंकि अगर 1-2 एरिया में, अगर आपने 1-2 एरिया में एक्सपर्टीज हासिल कर भी ली ना सिर्फ, तो क्या होगा, इसको आसानी से कॉपी कर पाएंगे, तो इट विल बी इमिटेबल। इमिटेबल मतलब जिसको आसानी से कॉपी कर सकते हैं। लेकिन 5 से 15 एरिया में किया तो वो कॉपी करना मुश्किल हो जाएगा आपके कॉम्पिटेंस के लिए। तो देखिए बोलते हैं कॉम्पिटेंसी, प्लीज देखिए क्या लिखा है, कॉम्पिटेंसी इज डिफाइंड एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्किल्स एंड टेक्निक्स रादर दैन इंडिविजुअल स्किल और सेपरेट टेक्निक, है ना। ये कोई एक इंडिविजुअल स्किल नहीं, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्किल्स, है ना। तो कोर कॉम्पिटेंसी बोलते देखो, कोर कॉम्पिटेंसी होने के लिए इट इज़ कैरेक्टरिस्टिक, मतलब कि ये फीचर होना ही चाहिए उसका कि इट शुड हैव अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्किल्स एंड टेक्निक्स विच मेक्स, क्या बताइए, विच मेक्स द होल ऑर्गेनाइजेशन यूटिलाइज दीज सेवरल सेपरेट इंडिविजुअल कैपेबिलिटीज। क्या क्लियर है? बोलते दस कोर कॉम्पिटेंसी कैनॉट बी बिल्ड ऑन वन कैपेबिलिटी ओनली।
है ना, ऑन अ सिंगल टेक्नोलॉजिकल नो हाउ, इंस्टेड इट हैज़ टू बी इंटीग्रेशन ऑफ मैनी रिसोर्सेज। एक बार फिर से देखेंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ आपको। देखिए, बोलते हैं रिसोर्सेज क्या थे, एसेट्स, आपके बिजनेस में जो आपके पास एसेट्स है ना, मतलब हम पढ़ते ना पहले बचपन में पढ़ा था 5 M's, मैन, मशीन, मनी, मटीरियल, ठीक है ना। एंड तो मैन, मशीन, क्या बताइए, 5 M's है ना रिसोर्सेस। क्या है बताओ 5 M's, क्या क्या है 5 M's, बोलो जल्दी। अरे यार, जवाब ही नहीं देता आप लोग, बोलो जल्दी 5 M's। क्या है 5 M, देखो मैं बता रहा हूँ आपको, ये देखिए, क्या है बताओ। मैन, मशीन, देखो, मैन, मशीन, मटीरियल, मनी, मेथड, ये सब किस में आ जाता है आपके 5 M's में। तो मैन, मनी, मशीन, मटेरियल, मेथड्स, ये सब किस में आएगा 5 M's। ये क्या आपके रिसोर्सेस, जिन रिसोर्सेस को यूज़ करके गुड सर्विसेज आप बनाओगे, राइट। देन नेक्स्ट क्या आपके कैपेबिलिटीज, बोलते हैं कि आप, आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग हैं, क्या वो केपेबल है या नहीं, वो किस पे डिपेंड करेगा कि क्या वो ये रिसोर्सेज को यूज़ करके वैल्यू क्रिएट कर पा रहे कि नहीं कस्टमर के लिए, है ना। तो अगर वो कर पा रहे तो वो केपेबल है। अच्छा, क्या वो ये वैल्यू क्रिएट सिर्फ एक आधी बार कर पाते हैं या कंटिन्यूअस बेसिस पे लंबे पीरियड के लिए कर पा रहे हैं। तो अगर ये कैपेबिलिटी है ना, क्या बताइए, इफ़ दे आर एबल टू क्रिएट वैल्यू ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तो फिर क्या होगा, तो फिर बोलेंगे कि वो जो है आपके कंपनी के जो लोग हैं वो कॉम्पिटेंट है। एंड कोर कॉम्पिटेंसी क्या होगी, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्किल्स एंड टेक्निक्स जो कि यूनिक है, नॉन इमिटेबल है ना, जिससे आपको कॉम्पिटेटिव एडवांटेज मिलता है। क्या क्लियर है बात। अच्छा मुझे बताइए, क्या कोर कॉम्पिटेंसी एक या दो एरिया में हो सकती है क्या, सिर्फ एक दो एरिया में हम क्या, हम एकदम स्किलफुल हैं, हम एक्सपर्ट हैं, तो क्या मेरी वो एक दो एरिया में कोर कॉम्पिटेंसी हम बोल देंगे कि हमारी कोर कॉम्पिटेंसी है। आंसर है नहीं। एक दो एरिया में एक्सपर्टीज हासिल करना इट इज़ नॉट कोर कॉम्पिटेंसी। 5 से 15 एरिया में अगर आपने किया तो कोर कॉम्पिटेंसी। क्या क्लियर है, कमन। क्या बात डन है, एक बार मुझे बताइए फिर मैं आगे बढ़ रहा हूँ। क्या बात डन है, ठीक है। तो एक बार इधर आइए, मैंने एक बार इधर आएंगे, एक बार इधर आएंगे, कमॉन। ओके, यस। तो यहाँ पे देखिए, मैंने एक एग्जांपल दिया था इसमें। अच्छा, कंपाइलर का क्वेश्चन 5 है, इस पर आप लिख देना यहाँ पे, कंपाइलर का क्वेश्चन 5 है यहाँ पे, ठीक है। देखिए प्लीज़ ध्यान दीजिए, बोलते हैं कॉम्पिटेटिव डिफरेंशिएशन। इसमें मैंने एक एग्जांपल दिया था मेरा नुश का, किसका, नुश। ये नुश क्या है, नुश तो अनुष्का है ना, अनुष्का शर्मा, विराट कोहली की वाइफ है ना, बॉलीवुड एक्ट्रेस। तो अनुष्का शर्मा ने ब्रांड चालू किया था नुश, है ना। पर उसमें हुआ क्या, उसने ना ऐसा बोला कि क्या बताइए, कि इसमें जो भी कपड़े का ब्रांड था, बोले जो भी कपड़े वगैरह बनेंगे ना मैं खुद उसको डिज़ाइन करूँगी, मतलब मेरा उसमें इन्वॉल्वमेंट रहेगा उसके डिज़ाइंस में। तो काफ़ी उसकी मार्केटिंग की और फिर फाइनली ब्रांड लॉन्च हुआ, कपड़े वगैरह सब उसके लॉन्च हुए। फिर उस पर ना बेटा केस केस कर दिया एक दो कंपनी ने कि आप लोगों ने हमारे डिज़ाइन को कॉपी किया है। मतलब पॉइंट क्या हो गया कि ये कुछ अलग प्रोवाइड नहीं कर पाए कस्टमर्स को, है ना। और लोगों ने इस पर क्या किया, लोगों ने ज़्यादा प्रोडक्ट खरीदे नहीं, और वैसे भी दूसरे कंपनीज ने इस पर क्या कर दिया, केस कर दिया कि आप तो हमारे डिज़ाइन ही कॉपी कर रहे हैं। फिर बाद में इनका बयान आया कि नहीं नहीं, एक्चुअली वो क्या है, अनुष्का शर्मा ने खुद ने नहीं किया डिज़ाइन, वो खुद इन्वॉल्व भी नहीं होती थी, वो तो हमने मार्केटिंग के लिए ऐसा बोला था कि वो इन्वॉल्व रहेंगे डिज़ाइन वगैरह में, हमारा अलग से डिज़ाइनर था और उसने गड़बड़ की है ऐसा, ठीक है ना। तो ये है, चले छोड़े वापस है। तो कॉम्पिटेटिव डिफरेंशिएशन मैंने आपको क्या बोला, ये क्या क्वेश्चन क्या है, बोलते हैं एज पर सी के प्रहलाद एंड गैरी हैमल मेजर कोर कॉम्पिटेंसीज आर इन 3 एरियाज, है ना। तो ये चीज़ को याद रखें कि कोर कॉम्पिटेंसीज आर इन 3 मेजर एरियाज एज पर
प्रहलाद एंड हैमल, क्या बताओ, CCM, कंपटीटिव डिफरेंशिएशन, कस्टमर वैल्यू एंड एप्लीकेशन टू अदर मार्केट्स, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने कस्टमर अपने कंप्यूटर डिफरेंशिएशन में क्या बताया आपको, जैसे एप्पल का प्रोसेसिंग, उसका सिक्योरिटी, उसका क्वालिटी, ये क्या है बताओ, इसके वजह से वो क्या बताया, ये एक ऐसी चीज़ है जो बाकी लोग इसके जैसा प्रोवाइड नहीं कर पाते ऐसा। तो एप्पल का प्रोसेसिंग, सिक्योरिटी, लिख दो, आप लिख दो, नीचे भी लिख सकते हो आप, ये हो गया, और एक लिख दो एप्पल का प्रोसेसिंग क्वालिटी, इनोवेटिव फीचर्स। अब ज़्यादा बचे नहीं, पर अब क्या करें, चलो ठीक है, करेंगे, वो करेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे, ठीक है ना। तो ये क्या है, कॉम्पिटेटिव डिफरेंशिएशन, प्लीज़ ध्यान दीजिए, देखो लिखेंगे मेरे साथ, कम ऑन, है ना। तो क्या बताओ, कंपनी बोलते हैं कंपनी कैन कंसिडर हैविंग अ कोर कॉम्पिटेंसी इफ द कॉम्पिटेंस इज व्हाट, इफ द कॉम्पिटेंस इज यूनिक एंड इट इज, क्या बताइए, एंड इट इज डिफिकल्ट फॉर कॉम्पिटिटर्स टू इमिटेट। आप, आई होप आपको समझ में आ रहा है, इमिटेट का मतलब क्या है, कॉपी करना, ठीक है ना। सो बोलते हैं कॉम्पिटेटिव डिफरेंशिएशन क्या है, बोलते हैं क्या बताइए, कि आपकी कोई कॉम्पिटेंसी को हम कोर कॉम्पिटेंसी तब बोलेंगे जब वो यूनिक हो, जब आपके कॉम्पिटिटर्स के कॉपी करने के लिए वो डिफिकल्ट हो। अगर ऐसा है तो तुम्हारी कॉम्पिटेंसी कोर कॉम्पिटेंसी है, ऐसा। एंड बोलता है कि इसके वजह से फिर आपको क्या मिलेगा, यू विल गेट एन एज ओवर योर कॉम्पिटिटर्स, एज मतलब तुम उनसे आगे बढ़ पाओगे मार्केट में। सो इट विल प्रोवाइड एन एज कंपेयर टू कॉम्पिटिटर्स। आगे बोलते हैं कंपनी हैज टू कीप ऑन इम्प्रूविंग दी स्किल्स इन ऑर्डर टू, क्या बताइए, इन ऑर्डर टू सस्टेन इट्स कॉम्पिटिटिव पोजीशन, है ना। कॉम्पिटेंसी डज नॉट नेसेसरीली हैव टू एग्जिस्ट विद इन वन कंपनी इन ऑर्डर टू डिफाइन एज कोर कॉम्पिटेंस। चलो एक एक करके चलते हैं। बोलते देखो, तुम में बेटा कुछ ऐसी कॉम्पिटेंसीज है जो कि यूनिक है, जो बाकी लोगों के लिए कॉपी करना डिफिकल्ट है, तो इससे यू विल गेट एन एज ओवर योर कॉम्पिटिटर्स। लेकिन आपको भले ही आपकी एक्सपर्टीज हासिल हो गई, लेकिन फिर भी आपको इन स्किल्स को और इम्प्रूव करते जाना है, और ज़्यादा बेटर होते जाना है ना, इन पे और काम करते रहना है ना। वरना क्या होगा, समझो कि हमारे एक्सपर्टीज हासिल हो गई कोई एक चीज़ में, अब हमने उस पर ध्यान देना छोड़ दिया, तो धीरे धीरे बाकी लोग फिर क्या करेंगे, हमसे आगे निकल सकते हैं मार्केट में, ऐसा। तो क्या बोल रहा है वो, तो बोल रहा है कि भाई देखो, यू विल हैव टू कीप ऑन इम्प्रूविंग दी स्किल्स, तभी आप जो है मार्केट में अपना जो कॉम्पिटिटिव पोजीशन है, मतलब कि आप जो अपने कॉम्पिटिशन से आगे बढ़े हो, वो उस चीज़ को आप सस्टेन कर पाओगे लंबे समय तक। तो आपको कंप्लेसेंट नहीं हो जाना है कि बस अब तो हम क्या एक्सपर्ट हो चुके हैं, बस अब हमारे ऊपर कोई नहीं, तो अब हम काम करना छोड़ दें, मेहनत करना छोड़ दें, ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है ना। तो बोलते हैं कॉम्पिटेंस डज नॉट नेसेसरीली हैव टू एग्जिस्ट विद इन वन कंपनी इन ऑर्डर टू डिफाइन एज कोर कॉम्पिटेंस। बोलते हैं ऑल्दो, ऐसा हो सकता है बेटा मार्केट में, ऑल्दो ऑल कंपनीज ऑपरेटिंग इन एन इंडस्ट्री इन अ मार्केट, ऑपरेटिंग इन सेम मार्केट, है ना, would have equal skill and resources, but if one company can perform this significantly better, the company has obtained core competence। क्या बोल रहे हैं, देखो यार, मोबाइल फ़ोन मार्केट में क्या बताइए, सब लोग कैमरा बना सकते हैं, सब लोग टच स्क्रीन बना सकते हैं, राइट, सब लोग क्या बताइए, वो ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब मोबाइल में सब वो क्या बताइए, उसका यूज़र इंटरफेस ना सब लोग बना सकते हैं, पर जिस तरह से एप्पल करता है वैसा नहीं कर पाते सब लोग। आप समझिएगा, तुम उसका डिज़ाइन कॉपी कर सकते हैं, लेकिन उसकी जो प्रोसेसिंग स्पीड है वो कॉपी नहीं कर पाएंगे। तो पॉइंट क्या है कि ऐसा हो सकता है कभी कभार कि तुम्हारे पास जो स्किल्स है, जो टेक्निक्स है, वो बाकी लोगों के पास भी है मार्केट में, लेकिन जिस तरह से तुम उसको कर पा रहे हो वैसे बाकी लोग नहीं कर पा रहे। ऐसा जैसे इसने यहाँ पे टेस्ला का एग्जाम्पल दिया है
कि लाइक इट इज़ क्वाइट डिफिकल्ट टू इमिटेट, मतलब कॉपी पेटेंटेड इनोवेशन लाइक टेस्ला हैज़ बीन विनिंग ओवर कॉम्पिटिशन इन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। बोलते हैं एप्पल, है ना, तो बोलते हैं मतलब जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल में टेस्ला का सबसे पहले जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल टेस्ला नहीं लाई थी, और बाकी उसने फिर उसका पेटेंट भी निकाला था, ताकि बाकी लोग तो अब चाह के भी कॉपी कर नहीं पाएंगे, है ना। ऑब्वियसली फिर बाकी कंपनी से बनाया, पर उनको पूरा अलग तरीके से ही बनाना पड़ा, राइट। फिर जैसे एप्पल में सिक्योरिटी, प्रोसेसिंग, क्वालिटी, इनोवेटिव फीचर्स, ये क्या है, इसके वजह से मतलब ये यूनिक चीज़ें हैं जो बाकी लोग चाह के भी एग्जैक्टली इसके जैसी दे नहीं पाते। क्लियर है बात। तो आपकी कॉम्पिटेंसी, कोर कॉम्पिटेंसी कब होगी, जब वो डिफरेंशिएशन क्रिएट कर पा रही है। आपकी कॉम्पिटेंसी, कोर कॉम्पिटेंसी कब होगी, जब बाकी लोग चाह के भी आपको कॉपी नहीं कर पा रहे, वैसे सेम स्किल डेवलप नहीं कर पा रहे हैं, या कर भी पा रहे हैं फिर भी आप जिस तरह से उसको एग्जीक्यूट करते हैं वैसे बाकी लोग नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो आपकी कॉम्पिटेंसी, कोर कॉम्पिटेंसी तब होगी व्हेन इट लीड्स टू कॉम्पिटेटिव डिफरेंशिएशन। आपकी कॉम्पिटेंसी, कोर कॉम्पिटेंसी तब होगी व्हेन क्या बताइए, व्हेन योर कॉम्पिटेंसी क्रिएट्स वैल्यू। बोलते देखो, वाइल परचेसिंग अ प्रोडक्ट, प्लीज देखिए, बोलते हैं व्हेन परचेसिंग अ प्रोडक्ट द प्रोडक्ट हैज टू डिलीवर अ फंडामेंटल बेनिफिट फॉर द एंड कस्टमर इन ऑर्डर टू बी अ कोर कॉम्पिटेंस। बोलते इट विल इंक्लूड ऑल द स्किल्स needed to provide fundamental benefits. The product has to have a real impact. तो प्रोडक्ट का सच में एक रियल इम्पैक्ट होना चाहिए कस्टमर पे, है ना। बोले हम चूंकि हमें ये मिलने वाला है उस मोबाइल फ़ोन में, इसलिए हम वो खरीद रहे हैं। आप समझेगा, हम अगर कुछ स्पेसिफिक चीज़ों के लिए किसी कंपनी का मोबाइल फ़ोन खरीदते हैं, इट मीन्स कि वो सब चीज़ें उस कंपनी की कोर कॉम्पिटेंसी है। आपको समझ में आ रही है ना बात ऐसा। तो बोलते हैं कि क्या बताइए, द प्रोडक्ट हैज़ टू हैव अ रियल इम्पैक्ट ऑन द कस्टमर एज अ रीज़न टू चूज द प्रोडक्ट एंड परचेज देम। तो अगेन अगर मैं बात करूँ कि पीपल, लोग आज भी क्या बताइए, एप्पल के फ़ोन इतने महंगे हैं फिर भी क्या होता है बताओ, फिर भी क्या होता है, लोग लाइन लगाते हैं उसको खरीदने के लिए। क्यों? बिकॉज ऑफ अगेन जिस प्रकार का सॉफ्टवेयर उनका है, जिस प्रकार की उनकी प्रोसेसिंग है, क्वालिटी है ना, कैमरा है, सिक्योरिटी मैंने आपको बताया है ना कि हैक वगैरह नहीं होता आसानी से, राइट। तो है ना, फिर उसमें कॉलिंग का भी ऐसा है कि अगर आईफोन है सामने वाले बंदे के पास तो आईफोन में कॉल रिकॉर्डिंग नहीं होती, प्लस सिक्योरिटी ज़्यादा ऐसा। ठीक है ना, चलिए डन है बात। तो कस्टमर वैल्यू, तो बोलते हैं आपकी कॉम्पिटेंसी, कोर कॉम्पिटेंसी तब कहलाएगी जब वो कस्टमर वैल्यू प्रोवाइड करे, जब वो एक फंडामेंटल में एक बेसिक बेनिफिट मिलना चाहिए प्रोडक्ट को खरीद के। क्या मैं उस बेनिफिट के वजह से खरीद रहा हूँ प्रोडक्ट को? अगर ऐसा है तो मतलब कि वो जो स्किल है, वो कंपनी की जो स्किल है वो उसकी कोर कॉम्पिटेंसी कहलाएगी। ठीक है ना। बोलते हैं इफ द कस्टमर हैज चोजन द प्रोडक्ट विदाउट, अगर समझो कस्टमर ने ऐसे ही बस मुंह उठा के प्रोडक्ट को खरीद लिया, उसने ज़्यादा सोचा नहीं, तो फिर क्या हो जाएगा, तो फिर वो कोर कॉम्पिटेंसी नहीं होगी। ठीक है। इफ अ कस्टमर हैज चोजन द प्रोडक्ट विदाउट दिस इम्पैक्ट, मतलब कस्टमर ने विदाउट कुछ सोचे समझे प्रोडक्ट को खरीद लिया। ये समझ में आ रहा है। तो जैसे समझो आपको ना बेटा एकदम अर्जेंटली बाहर जाना था, है ना, आपको कोई इवेंट में जाना था, ठीक है, और आपको कपड़े खरीदने थे, मतलब अच्छे कपड़े उसके लिए लेने थे। तो अब क्या किया तुमने, अब वैसे तो तुम एकदम मॉल वॉल में जाते हो, एकदम ब्रांडेड कपड़े खरीदते हो, लेकिन अब तुम्हें जल्दबाजी थी, तो तुमने क्या किया, घर के पास ही छोटी सी दुकान थी, वहाँ पे आपने एक दो टी शर्ट लेके तुम निकल लिए, पहन के वो निकल लिए। अब क्या हो गया बताओ, क्या तुमने कुछ उसमें स्पेसिफिक चीज़ तुम ढूंढ रहे थे क्या तुमने बहुत सोच समझ के डिसीजन लिया कि नहीं मुझे इसी ब्रांड का चाहिए, ऐसा नहीं। तो मतलब कि वहाँ पे कोई कोर कॉम्पिटेंसी वाली बात नहीं थी जिस भी कंपनी का तुमने कपड़े खरीदे उसके। लेकिन अगर तुम ऐसा बोलो कि क्या बताइए कि अभी समझो तुम सीए बन गए, और सीए बनने का तुम्हारा फेलिसिटेशन है ना, ऐसा है करता ना, फेलिसिटेट करता है किसको, सारे न्यूली क्वालिफाइड सीएस को, तो तुम्हारा फेलिसिटेशन सेरेमनी। तो तुमने बोला अब तो मैं सूट जो ना ब्लैकबेरी से ही खरीदूंगा, क्योंकि ब्लैकबेरी वालों की क्वालिटी अलग है ना, उनकी स्टिचिंग बहुत अच्छी होती है ना, एक बहुत अच्छा लुक आता है पहन के। तो अब ये क्या हो गया, अगर तुम ये सब चीज़ें सोच के खरीद रहे हो ब्लैकबेरी का सूट, तो देन इट विल बी व्हाट, देन इट विल बी द कोर कॉम्पिटेंसी ऑफ ब्लैकबेरी। आपको समझा। तो जब हम कोई चीज़ को सोच के,
है ना, कुछ स्पेसिफिक चीज़ों के वजह से हम किसी प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं, तो वो जो स्पेसिफिक चीज़ें थी वो उस कंपनी की कोर कॉम्पिटेंसी हो जाएगी ऐसा। सो बोलते हैं कि अगर इफ द कस्टमर हैज चोजन द प्रोडक्ट विदाउट दिस इम्पैक्ट देन द कॉम्पिटेंस इज व्हाट इज नॉट अ कोर कॉम्पिटेंस एंड इट विल नॉट अफेक्ट कंपनीज मार्केट पोजिशन। बोलते द एसेंस इज दैट द कस्टमर शुड व्हाट, द कस्टमर शुड वैल्यू, द कस्टमर शुड वैल्यू द डिफरेंशिएशन ऑफर्ड। मतलब कि तुम जो अलग चीज़ कर रहे हो अगर कस्टमर उसको वैल्यू ही नहीं कर रहा तो फिर वो तुम्हारे कोर कॉम्पिटेंस नहीं है। जैसे कि सिप लाइन लिख दो, आप सिप, आपने सुना है ना सिप लाइन, शार्क टैंक वाला। अब सिप लाइन वाला क्या, वो खुद खुद अपने मन में बहुत सोच रहा है कि मैंने तो ऐसा कुछ कर दिया जो आज तक किसी ने किया नहीं। वो खुद ऐसा सोच रहा कि ये मेरी कोर कॉम्पिटेंस है कि मैं इतने इनोवेटिव प्रोडक्ट्स बनाता हूँ कि जो कोई सोच भी नहीं सकता ऐसा, ठीक है ना। हाँ, लेकिन क्या कस्टमर सच में उसके डिफ्रेंसिएशन को वैल्यू करते हैं क्या? नहीं। तो अगर कस्टमर आपके डिफ्रेंसिएशन को वैल्यू करते हैं तो हम बोलेंगे कि आपकी कोर कॉम्पिटेंसी है, वरना नहीं है। एंड फाइनली एप्लीकेशन टू अदर मार्केट्स क्या है? एप्लीकेशन टू अदर मार्केट्स, तो क्या है, ट्रिक क्या है? सीसीएम बोलते हैं, कॉम्बिनेट डिफ्रेंसिएशन, कस्टमर वैल्यू एंड एप्लीकेशन टू अदर मार्केट्स। देखिए बोलते हैं कोर कॉम्पिटेंसी मस्ट बी एप्लीकेबल टू होल ऑर्गेनाइजेशन, whole organization. it cannot be it cannot be only one particular skill, है ना, इन अ स्पेसिफाइड एरिया एक्सपर्टीज, है ना। कोई एक ही चीज़ करने में आप अच्छे हो तो वो आपकी कोर कॉम्पिटेंसी नहीं होती, है ना। कोर कॉम्पिटेंसी आपके पूरे ऑर्गेनाइजेशन को उससे हेल्प मिलनी चाहिए, और सिर्फ कोई एक आधी चीज़ में आप अच्छे हो तो वो कोर कॉम्पिटेंसी नहीं होती। बोलते दस ऑल्दो सम स्पेशल कैपेबिलिटी मे बी एसेंशियल फॉर बिजनेस, इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ कोर कॉम्पिटेंस इफ, क्या बताइए, इफ, क्या बताइए, इफ इट विल, if it is not, if it is not fundamental, if it is not fundamental from whole organization point of view, fundamental मतलब important इस यहाँ पे बोलते हैं दस some special capabilities may be essential for business, it will not be considered as core competence if it is not fundamental from whole organization point of view। तो आप में क्या बताइए, चूंकि क्या बताओ, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अगर आप मोबाइल फ़ोन इंडस्ट्री में, तो आपको कैमरा बनाना आना चाहिए, है ना। तो आपको, आप कैमरा बनाते हैं, राइट, लेकिन उससे पूरे ऑर्गेनाइजेशन को ज़्यादा फायदा नहीं मिल पा रहा है ना, मतलब आपके ज़्यादा माल नहीं बिक पा रहा उसके वजह से, क्योंकि तुम कैमरा उतना अच्छा नहीं बना पा रहे ऐसा। तो ये क्या हो जाएगा बताइए, कि आपकी कोर कॉम्पिटेंसी तब, आपकी कॉम्पिटेंसी, कोर कॉम्पिटेंसी तब कहलेगी जब उसके वजह से पूरे ऑर्गेनाइजेशन को उसका फायदा मिले। बोलते हैं हेंस अ कोर कॉम्पिटेंसी इज, क्या बताइए, इज अ यूनिक सेट, लिखे प्लीज, it is a unique set of skills and expertise which will be used throughout the organization to open up potential markets to be exploited। तो अगर मैंने कोर कॉम्पिटेंसी अचीव कर ली ना, तो अब क्या, मैं बाकी मार्केट्स में भी आसानी से जाके मेरे प्रोडक्ट को बेच पाऊंगा, है ना, या तो मैं और नए मार्केट्स में जा पाऊंगा, नए प्रोडक्ट्स लॉन्च कर पाऊंगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं पतंजलि का, तो पतंजलि ने कोर कॉम्पिटेंसी अचीव कर ली थी, इसलिए ही वो फिर वो जीन्स वीन्स के बिजनेस में जा पाया। उसका कुछ तो भी नाम रखा था उन्होंने, मैं भूल गया, उसका कुछ तो भी उसने नाम रखा था, पतंजलि, पतंजलि, जो भी बोलना आपको, संस्कारी जीन्स ऐसा कुछ तो भी था। हाँ, परिधन, पतंजलि परिधन। आई, संस्कारी जीन्स, ये लो, अब वेबसाइट ही नहीं चल रही इनकी। मतलब बंद कर दिया ना इन्होंने, इन्होंने बंद कर दिया इसको। हाँ, ये रहा।
चलो ठीक है, छोड़िए, वापस आइए। क्लियर है क्या बात आपको? समझ में आ गई बात है? क्या डन समझूँ मैं? क्या मैं डन समझूँ? यस, कम ऑन। डन है। ज़्यादा नाम कहाँ दिए? बोलते सर जितने भी नाम दिए सारे याद करने के, बेटा पर ज़्यादा है ही कहाँ, सीकर मतलब धीरे धीरे अपने आप ही याद हो जाएगा। ऐसा बहुत ज़्यादा नहीं है कुछ नाम, है ना? आपको तो अपने आप ही याद हो जाएगा ये। आप जब इसको रिवीजन वगैरह करोगे ना, अपने आप ही याद होना उसको। ऐसा कोई ऐसा नहीं कि अरे बाप रे सर कैसे याद करेंगे, ओ माय गॉड, ऐसा कुछ नहीं है, सिंपल ही है ना? और हर चैप्टर में क्या चार पाँच ही नाम है, ज़्यादा से ज़्यादा, वो भी बोल रहा हूँ। ऐसा कोई बहुत डिफिकल्ट वाली चीज़ नहीं है। ठीक है, चलिए आइए इधर। तो कम ऑन जल्दी से बताइए। तो मुझे बताओ, जैसे कॉम्बिनेशन ऑफ स्किल्स एंड टेक्निक्स हम बोल रहे हैं ना, तो क्या क्या और कौन सी चीज़ों में हमारी कोर कॉम्बिनेंसी हो सकती है? जैसे कि इनोवेशन करने में, जैसे कि कस्टमर सर्विस में, जैसे कि ऑपरेशनल एफिशिएंसी, जैसे ऑपरेशनल एफिशिएंसी किसमें? जैसे वॉलमार्ट, डीमार्ट में वो इतने एफिशिएंट तरीके से ऑपरेशंस करते हैं, मतलब कि कम कॉस्ट में, जिसकी वजह से प्राइसेस वो और कम चार्ज कर पाते हैं। तो ऑपरेशनल एफिशिएंसी होना ज़रूरी है। मारुति सुजुकी में है बेटा ऑपरेशनल एफिशिएंसी, जिसकी वजह से उनके कार की प्राइसेस कंपेरेटिवली कम होती हैं मार्केट में, है ना? देन टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्टीज, कैसे नए टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करना कंपनी में, ऐसा। मार्केटिंग, देन ability to generate huge sales। ये कहाँ लिख रहा हूँ मैं? पेज 3.7 में। यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सब चीज़ों में अगर आप जैसे अच्छे हैं, सिर्फ इसमें एक दो में अच्छे होने से नहीं चलेगा। आप 5 से 15 एरिया में अगर आपकी एक्सपर्टीज हासिल होगी, तो फिर हम बोलेंगे कि आपकी ओवरऑल कोर कॉम्पिटेंसी डेवलप हुई है। ऐसा क्लियर? चलिए यस, मुझे बताइए, कम ऑन, क्या डन है? क्या बात डन है? चलो डन है बात, कम ऑन, यस। तो CCM, आगे बढ़े, नेक्स्ट अगली बात देखें। बोलते हैं अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग कोर कॉम्पिटेंसी, प्लीज देखिए। और कुछ है क्या? मैं एक मिनट। चलो आइए आगे बढ़ेंगे। अगला देखिए प्लीज़। एक मिनट होल्ड करें, हाँ, एक मिनट होल्ड करें, आ रहा हूँ वापस। चलो आइए बढ़े आगे। तो बोलते हैं देखो अदर पॉइंट्स क्या है। बोलते हैं कोर कॉम्पिटेंसी आर ऑफन विजिबल इन द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शंस। तो ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शंस में, फंक्शंस मतलब यही आपके सेल्स, है ना, HR, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, उसमें बहुत बार देखने को मिलता है आपका कोर कॉम्पिटेंसी, है ना? कि आप इस तरह के लोगों को हायर करते हैं, टैलेंटेड लोगों को हायर करते हैं जैसे बाकी लोग नहीं कर पा रहे हैं।
है ना। आप जो है इस प्रकार की मार्केटिंग कर पा रहे जैसे बाकी लोग नहीं कर पा रहे, जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर। तो आपने जैसे कि क्या बताइए, बंटी तेरा साबुन स्लो है क्या, ये क्या है, ये HUL की ऐड है। तो लाइफ बॉय है ना, लाइफ बॉय। देन क्या बताया, डव। एक त्वचा में नॉर्मल साबुन लगाया और एक त्वचा में डव का साबुन लगाया। डव वाली त्वचा ज़्यादा मुलायम थी, है ना। तो ये सब क्या ऐड है, डव, है ना, लाइफ बॉय। फिर सर्फ एक्सेल, सर्फ एक्सेल दाग अच्छे हैं। आप समझ रहे हो, बहुत ही खतरनाक मार्केटिंग करते हैं HUL वाले। तो इनका मार्केटिंग एंड सेल्स में क्या है, दे हैव कोर कॉम्पिटेंसीज, राइट। एंड और भी बहुत सारी चीज़ों में अच्छे होंगे, इसलिए कोर कॉम्पिटेंसी बोल रहे हैं, ठीक है। बोलते हैं कोर कॉम्पिटेंसी फॉर अ फर्म इज वॉट एवर इट डज द बेस्ट। जो भी हम बेस्ट वे में कर सकते हैं वो हमारी कोर कॉम्पिटेंसी है। जैसे अब ये ना बेटा क्वेश्चन आया हुआ है ये चीज़ पे, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करो। इस पे क्वेश्चन आया हुआ है, बोलते हैं जैसे कि वॉलमार्ट फोकसेस ऑन लोअरिंग इट्स ऑपरेटिंग कॉस्ट एंड दस दे आर एबल टू प्राइस गुड्स लोअर देन मोस्ट ऑफ द कॉम्पिटिटर्स, ठीक है। पर इसमें कोर कॉम्पिटेंसी क्या है, बोलते हैं इनकी कोर कॉम्पिटेंसी है द एबिलिटी टू जनरेट, द एबिलिटी टू जनरेट लार्ज लार्ज सेल वॉल्यूम्स। बोलते देखो, देखो सस्ता सस्ता माल लाना ये बाकी लोग भी कर सकते हैं, लेकिन ये जो इतना ज़्यादा सेल कर पा रहे हैं ये इनकी कोर कॉम्पिटेंसी है। मैंने आपको जब FM चैप्टर 3 मैं पढ़ा रहा था, FM चैप्टर 3 FM, उसमें आता है बेटा टर्नओवर रेशोस। तो हमेशा याद रखना, जो भी हमारे वॉलमार्ट, डी मार्ट, ऐसी जो भी ये जो सुपर मार्केट होती है ना, उनका हमेशा चेक करना टर्नओवर रेशो बहुत ज़्यादा होता है। टर्नओवर रेशो, सेल्स अपॉन एसेट्स, टर्नओवर रेशो उनका काफ़ी ज़्यादा होता है। क्यों ज़्यादा होता है, क्योंकि उनको चाहिए, वो ज़्यादा होना ही चाहिए। अगर उनका टर्नओवर रेशो ज़्यादा नहीं हुआ ना तो कंपनी लॉसेस में जा सकती है। बोलते हैं चूंकि वो इतना ज़्यादा, चूंकि वॉलमार्ट वाले इतना ज़्यादा बेटा सेल जनरेट कर पा रहे हैं, तब जाके ही इतना कम प्राइस होने के बावजूद उन्हें प्रॉफिट हो रहा है। सो देयर एबिलिटी टू जनरेट लार्ज सेल वॉल्यूम्स, दिस इज देयर मेन कोर कॉम्पिटेंस। तो ये MCQ आता है आपको, या क्वेश्चन भी आता है ना, कि कोई सुपर मार्केट चेन है वो कम कॉस्ट पे ऑपरेट कर रहा है, तो उसका कोर कॉम्पिटेंस क्या है, उसका कोर कॉम्पिटेंस है द एबिलिटी टू जनरेट हायर सेल्स, है ना। भले उसके बारे में नहीं लिखा फिर भी लिखना है ये आंसर में, ठीक है, राइट। आगे बढ़े, बोलते हैं द कोर कॉम्पिटेंस रिप्रेजेंट्स व्हाट, इट रिप्रेजेंट्स द डिस्टिंक्टिव, मतलब वही यूनिक स्किल्स एज वेल एज इनटेंजिबल इनविजिबल इंटेलेक्चुअल एसेट्स एंड कल्चरल कैपेबिलिटीज, है ना। तो इनटेंजिबल इनविजिबल इंटेलेक्चुअल एसेट्स, है ना, मतलब आपकी स्किल्स वगैरह का तो आप टच नहीं कर सकते हैं, देख नहीं सकते हैं। एंड कल्चरल कैपेबिलिटीज, अब कल्चरल कैपेबिलिटीज क्या है, देखो आपके बुक में दिया है इसका मतलब, आइए इधर इसको लिख लेंगे आप। कल्चरल कैपेबिलिटीज क्या, इट रेफर्स टू द एबिलिटी टू मैनेज चेंज एंड एबिलिटी टू लर्न एंड टीम वर्किंग, है ना। तो कल्चरल कैपेबिलिटीज क्या बोलता है, एबिलिटी टू मैनेज चेंज, लिख दो। कल्चरल कैपेबिलिटीज का मतलब क्या है, एबिलिटी टू मैनेज चेंज एंड क्या बताइए, एंड द एबिलिटी टू लर्न एंड टीम वर्किंग। मैं ऐसा भी लिख सकता है इसको, रुको। एबिलिटी टू मैनेज चेंज, राइट, देन एबिलिटी टू लर्न एंड एबिलिटी टू टीम वर्क। तो जब आपके कंपनी में क्या बताइए कल्चर अच्छा होगा, वर्क कल्चर, तब ज़्यादा अच्छे से आप, मतलब सब लोग टीम की तरह काम कर रहे हैं, नए नए चीज़ें सीख रहे हैं, एनवायरनमेंट में जो चेंजेस आते हैं उसके हिसाब से खुद को अडेप्ट भी कर लेते हैं। तो अगर ऐसा है तो आपके ऑर्गेनाइजेशन में कल्चर कैपेबिलिटीज़ भी है इसका मतलब, राइट। अच्छा मैंने नीचे लिखा है, अरे वाट, नीचे लिखा है तो है, इट इज एबिलिटी टू मैनेज चेंज, बताओ, एंड द एबिलिटी टू क्या बताइए, टू लर्न एंड टीम वर्किंग। तो टाइम पास हो गया, चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़े नेक्स्ट, ठीक है। चलो डन है बात। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए।
अब ये तो डन है, इधर आइए। नेक्स्ट है बेटा, अगला है बेटा आपका क्वेश्चन, क्राइटेरिया फॉर बिल्डिंग कोर कॉम्पिटेंसी। अब देखो बात को समझो, पहले हमने क्या बोला, पहले हमने आपको बोला कि सी के प्रहलाद और गैरी हैमल के हिसाब से कोर कॉम्पिटेंसी क्या बताइए, 3 एरियाज में हो सकती है, राइट। तो अगर आपको ऐसा पूछा तो आप ये 3 लिख के आएंगे सीसीएम। लेकिन अगर आपको क्या बोले, लेकिन अगर आपको बोले कि देखो भाई 4 क्राइटेरिया, ये शब्द होना चाहिए, 4 क्राइटेरिया फॉर बिल्डिंग कोर कॉम्पिटेंसी, ठीक है ना। 4 क्राइटेरिया फॉर बिल्डिंग कोर कॉम्पिटेंसी, मतलब आपकी कैपेबिलिटीज कोर कॉम्पिटेंसी कब कहलाएगी, जब उसमें ये 4 चीज़ें हों, मतलब VRCN, वो वैल्यूएबल होनी चाहिए आपकी कैपेबिलिटीज, वो रेयर होनी चाहिए, वो कॉस्टली टू इमिटेट होनी चाहिए, एंड नॉन सब्सटीट्यूटेबल होनी चाहिए। तो क्या बताइए, क्या मैंने बोला 4 क्राइटेरिया, एग्जैक्टली ऐसा सवाल आता है, 4 क्राइटेरिया फॉर बिल्डिंग कोर कॉम्पिटेंसी, क्या बोला मैंने, वैल्यूएबल, रेयर, कॉस्टली टू इमिटेट एंड नॉन सब्सटीट्यूटेबल। चलिए लिखे जल्दी। तो बोलते देखो पहला क्या है, पहला है आपका बेटा वैल्यूएबल, 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 रेयर, कॉस्टली टू इमिटेट, एंड आखिरी क्या बोला मैंने, VR, इसका ट्रिक लिख दो, VRCN, VRCN, ठीक है ना। एंड आखिरी क्या है, नॉन सब्सटीट्यूटेबल, नॉन सब्सटीट्यूटेबल होना चाहिए, ठीक है। मैं चाहूँगा कि आप एक बार इसको रीड करें, ये काम करो, यहाँ से पढ़ो, चलो हमारे SM शास्त्र से आपको पढ़ने बोलता हूँ। यहाँ से एक बार आप पढ़िए इसको, है ना, और मुझे बताओ यहाँ तक डन है क्या, फिर हम इसको लिखेंगे, जल्दी करेंगे कमांड, ठीक है। चलिए मैं 2 मिनट का समय दे रहा हूँ, जल्दी रीड करो।
चलिए डन है ना। तो यहाँ पे देखिए तो एक बार इसको रीड करते हैं, ठीक है। अभी जैसे पहला जैसे क्या बताया, वैल्यूएबल बोलते हैं कि आपकी कोर कॉम्पिटेंसी कैसी होनी चाहिए, मतलब आपकी कैपेबिलिटीज़ कैसी होनी चाहिए जिसके वजह से वो हम उनको कोर कॉम्पिटेंसी बोल सकते हैं, ऐसा ठीक है ना। सिमिलर है, देखो जो हमने ऊपर पढ़ा सी के प्रहलाद गारी हेमल वाला, उससे सिमिलर चीज़ ही है, ठीक है ना। हाँ, बस क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग है और कुछ नहीं। चलिए तो देखें, बोलते हैं वैल्यूएबल कैपेबिलिटीज अलाउ फर्म्स टू एक्सप्लॉइट अपॉर्चुनिटीज एंड एवर्ट का मतलब क्या होता है, अवॉइड, लिख दो, एंड अवॉइड थ्रेट्स। A firm creates value for customers by effectively using capabilities to exploit opportunities. बोलते हैं, क्या बोल रहे हैं, अ फर्म क्रिएट्स वैल्यू बाय इफेक्टिवली यूजिंग, अगर हम हमारे कैपेबिलिटीज़ को यूज़ करके अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लॉइट करें, मतलब अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा उठाएं, तो इससे क्या होगा, इससे वी विल एबल टू क्रिएट वैल्यू फॉर कस्टमर्स, है ना। तो जैसे जियो है ना, जियो सिनेमा ने क्या किया, उसको पता चला कि अभी क्या बताऊँ, अभी क्या मैचेस होने वाली है, आईपीएल होने वाला है, तो उसने क्या किया, अब उसकी कैपेबिलिटी थी, उनका रिसोर्स भी है एंड उनको पता भी रिसोर्सेज को अच्छे से यूज़ कैसे करना है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने राइट्स खरीद लिए आईपीएल को दिखाने के, है ना, टीवी राइट्स। तो आईपीएल को के जो क्या बताइए क्या होते हैं उसको, व्यूइंग राइट्स जो होते हैं, उसने खरीद लिए, ठीक है ना। फिर जो अपनी ये भी मैच जो हो रही थी, अभी जो वर्ल्ड कप वगैरह हुई थी, उसमें भी क्या बताओ जियो सिनेमा ने उसके राइट्स ले लिए थे, जिसके वजह से क्या बताइए, तो उसको अपॉर्चुनिटी दिखी, उसको उसने एक्सप्लॉइट किया, उसका फ़ायदा उठाया, और इससे क्या उनके कस्टमर्स को वैल्यू मिली, तो कस्टमर्स ने और ज़्यादा खरीदा, उनके क्या बताया उनके सब्सक्रिप्शंस को और लिया। समझ में बात है। तो बोलते देखो, फर्म क्रिएट्स वैल्यू फॉर कस्टमर्स बाय इफेक्टिवली यूजिंग द कैपेबिलिटीज टू एक्सप्लॉइट अपॉर्चुनिटीज, ठीक है। फाइनेंस कंपनीज बिल्ड अ वैल्यूएबल कॉम्पिटेंस इन फाइनेंशियल सर्विस, प्लेसिंग द राइट पीपल फॉर द राइट जॉब्स। अब ये क्या है, बोलते हैं देखो, जो हमारी फाइनेंस कंपनीज होती है ना, वो देखो आपकी कॉम्पिटेंसी वैल्यूएबल होनी चाहिए तो कोर कॉम्पिटेंसी हो जाएगी। मतलब कि अभी जैसे ज़ीरो था, अब स्टॉक्स है ना, ज़ीरो था, अब स्टॉक्स, एडलवाइस, शेर खान, ये सब क्या है, ये सब आपकी ये सब आपकी क्या है, स्टॉक ब्रोकर्स है सब, ठीक है ना, शेयर ब्रोकर्स है। और ये सब जो है ना बेटा एडवाइस भी देते हैं कि आपको कौन सा शेयर खरीदना चाहिए, कब कौन सा शेयर बेचना चाहिए। तो इनको ना सही प्रकार के लोगों को हायर भी करना ज़रूरी है, क्योंकि सिर्फ एक ही बंदा सबको बताएगा क्या, क्लाइंट्स बहुत सारे हैं, तो इनको मल्टीपल लोगों को हायर करना पड़ता है, और स्किलफुल लोग होने चाहिए जो सच में वैल्यू क्रिएट करके दिखाए, किसको, अपने कस्टमर्स को, अपने क्लाइंट्स को। वरना तुमने गलत रिकमेंडेशन देते गए और कस्टमर्स के दनादन लॉसेस होना चालू हो जाएंगे, तो फिर क्या, तो कंपनी का नाम खराब हो जाएगा। तो इसलिए फाइनेंस कंपनीज जो है ना, वो कैसे वैल्यूएबल कॉम्पिटेंसी बिल्ड करते हैं, वो सही लोगों को सही जॉब्स में क्या बताइए हायर करते हैं, जिसके वजह से क्या होगा, अगर उन्होंने इफ़ दे आर एबल टू, क्या मतलब अगर वो हेल्प कर पा रहे क्लाइंट्स को इन जनरेटिंग मोर प्रॉफिट्स, इन जनरेटिंग मोर मनी, तो फिर क्या होगा, तो और कस्टमर्स और क्लाइंट्स उनके पास आएंगे। बोलते हैं तो ह्यूमन कैपिटल इज इंपॉर्टेंट इन क्रिएटिंग वैल्यू फॉर अ कंपनी, है ना। तो जैसे फाइनेंस कंपनीज के लिए ये ह्यूमन कैपिटल ही सबसे मेन क्या है, एसेट है। फाइनेंस कंपनीज के लिए बेटा ह्यूमन कैपिटल क्या है, मेन एसेट है एक प्रकार से, जिससे वैल्यू क्रिएट हो सकती है, ठीक है ना। चलिए आगे नेक्स्ट, अगली बात क्या बेटा, तो पहला क्या था, वैल्यूएबल, है ना। तो तुम्हारी कॉम्पिटेंसी, तुम्हारी कैपेबिलिटीज वैल्यूएबल होनी चाहिए, है ना, तब जाके वो हम उसको कोर कॉम्पिटेंस बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो मुझे बताइए, अगर समझो मैंने कल से बोला कि अल्टीमेट सीए पे अब जो भी सब्सक्रिप्शन लेगा ना बेटा, उसको सब्सक्रिप्शन लेते ही उसको हम देंगे बेटा नटराज की पेंसिल, उसको हम देंगे नटराज की पेंसिल, फ्री, कोई चार्जेस नहीं। बस जैसे ही बेटा क्या बताइए, जैसे ही बच्चा ये अल्टीमेट सी का सब्सक्रिप्शन लेगा ना, तो हम उसको नटराज की पेंसिल देंगे फ्री। तो बताओ, क्या ये जो हम कर रहे हैं, क्या ये वैल्यूएबल है, क्या हमारे स्टूडेंट्स के लिए क्या ये वैल्यूएबल चीज़ है? नहीं, तो ये वैल्यूएबल नहीं है, ठीक है ना। तो ये चीज़ करना, ये क्या बताइए, हाँ ये चीज़ करना क्या, ये हमारे लिए कोर कॉम्पिटेंसी नहीं हो सकती फिर, ठीक है ना। हाँ, ब्रॉडकास्टिंग राइट्स, बिल्कुल सही। तो जियो वाले ने ब्रॉडकास्टिंग राइट्स से थे, बिल्कुल सही। चलो वापस है नेक्स्ट, अगली बात है रेयर का मतलब क्या, देखिए बोलते हैं आपकी कैपेबिलिटीज़, आपकी कॉम्पिटेंसीज क्या होनी चाहिए, रेयर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, रेयर, ठीक है ना। रेयर मतलब वही कि यूनिक, वही यूनिकनेस वाला जो पॉइंट है वही है। बोलते हैं कोर कॉम्पिटेंसीज आर वेरी रेयर कैपेबिलिटीज एंड वेरी फ्यू ऑफ द कॉम्पिटेंस पोसेस दिस कॉम्पिटिटिव एडवांटेज
है ना, रिजल्ट्स ओनली व्हेन फर्म्स डेवलप एंड एक्सपेक्ट वैल्यूबल कैपेबिलिटीज दैट डिफर फ्रॉम दोज शेयर विद कॉम्पिटिटर्स, है ना। तो आपकी कॉम्पिटेंसी कोर कॉम्पिटेंसी तभी कहलाएगी, आपका कॉम्पिटेटिव एडवांटेज तभी डेवलप होगा मार्केट में जब तुम ऐसी कुछ चीज़ें कर सकते हो जो बाकी लोग नहीं कर पा रहे हैं। तो रेयर होना चाहिए, ठीक है ना। तो रेयर में क्या बताइए, जैसे आपको पता है कोका कोला, लिखो वहाँ पे कोक का, लिख दो कोका कोला का फॉर्मूला, फॉर्मूला इज अ ट्रेड सीक्रेट, है ना। आपको पता है कोका कोला जो बनाने का फॉर्मूला होता है ना, वो दुनिया में सिर्फ 2 ही लोगों को पता है। दुनिया में सिर्फ 2 ही लोगों को पता है वो चीज़ कि कोका कोला बनता कैसे है। ऑब्वियसली एम्प्लॉयज़ बहुत ज़्यादा बहुत सारे होंगे, पर वो क्या कौन सी चीज़ें कितने प्रमाण में डालनी है वो इनको ही मालूम है, वो 2 लोगों को। तो उन्हें कोका कोला वालों ने क्या किया, अपने अपने क्या होता फॉर्मूला को एक ट्रेड सीक्रेट रखा है कि बोले कि चूंकि बाकी लोगों के पास ये हमारा फॉर्मूला नहीं है, इसलिए बाकी लोग हमारे जैसी टेस्टी सॉफ्ट ड्रिंक नहीं बना पा रहे हैं, ऐसा, ठीक है ना। एंड ऑब्वियसली इसकी वजह से कोका कोला पेप्सी से थोड़ा बहुत ज़्यादा चलता ही है। वैसे तो दोनों क्या बताइए, एक प्रकार से डिओपोली की जैसा है ना, कि मार्केट में 2 ही मेजर कॉम्पिटिटर्स है, पेप्सी कोका कोला। तो दोनों एक दूसरे को अच्छे टक्कर देते हैं, ठीक है ना। लेकिन कोका कोला जो है वो क्या बताए, थोड़ा सा कंपेरेटिवली बेटर थोड़ा लगता है टेस्ट में भी। पर चले छोड़े, वापस आइए। तो ये देखिए कोका कोला का मैं आपको बताता हूँ, कोका कोला फॉर्मूला ट्रेड सीक्रेट, देखो तो, देखो द कंपनी सीक्रेट फार्मूला पॉलिसी इज मोर ऑफ अ मार्केटिंग स्ट्रेटेजी देन एक्चुअल ट्रेड सीक्रेट, है ना। बट पॉइंट क्या है कि एनी कॉम्पिटर इन द पोजीशन ऑफ जेन्युइन कोक रेसिपी वुड बी अनेबल टू ऑब्टेन की इंग्रेडिएंट्स सच एज प्रोसेस्ड कोका लीफ, एंड इवन इफ अगर उनको सब मिल भी गया ना, फिर भी वो कोका कोला का जैसा मार्केटिंग कर नहीं पाएंगे। तो इसलिए क्या बताइए, ये कोका कोला का ट्रेड सीक्रेट एक प्रकार से उनके लिए क्या है, उनका कोर कॉम्पिटेंस है, ठीक है ना। हाँ, क्या क्लियर है बात, डन है पक्का। चलिए डन है, आगे बढ़े। नेक्स्ट तो देखिए, तो कोक का ट्रेड सीक्रेट क्या है बताओ, कोक फार्मूला, ठीक है। तो बोलते हैं देखो कि कॉम्पिटेटिव एडवांटेज, आपको कॉम्पिटेटिव एडवांटेज तभी मिलेगा व्हेन फर्म्स डेवलप एंड एक्सपेक्ट वैल्यूबल कैपेबिलिटीज दैट डिफर फ्रॉम दोज शेयर विद कॉम्पिटिटर्स, ठीक है ना। आगे बोलते हैं नेक्स्ट क्या है, कॉस्टली टू इमिटेट, कॉस्टली टू इमिटेट, यहाँ पे देखिए बोलते हैं बेटा इट मीन्स सच कैपेबिलिटीज आर दैट कंपीटिंग फर्म्स आर अनेबल टू डेवलप इजीली। जैसे इंटेल जो है, इंटेल इट enjoyed फर्स्ट मूवर एडवांटेज बिकॉज ऑफ इट्स रेयर फास्ट R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट साइकिल टाइम। तो ये क्या करता है ना, इंटेल ये बनाता है माइक्रो प्रोसेसर्स, क्या बनाता है, माइक्रो प्रोसेसर्स। हाँ चलिए, तो क्या बोल रहा हूँ मैं, तो बोल रहा था जैसे इंटेल जो है वो माइक्रो प्रोसेसर क्या बनाता है, माइक्रो प्रोसेसर मतलब क्या है, वो कंप्यूटर के अंदर जो छोटे छोटे चिप्स लगते हैं ना वो बनाता है ना। और वो हर बार नई नई चीज़ें बनाते रहता है। तो जैसे ही नया कोई प्रोसेसर उसका आता है ना, बाकी लोग उसको कॉपी करना चालू करते हैं, बाकी कंपनीज। और जब तक बाकी लोग कॉपी उसको करते हैं तब तक वो नया बना लेता है और एक। तो बोलते हैं कि लोग जो है ना इसके प्रोडक्ट को कॉपी कर लेते हैं, लेकिन जो इसका R&D साइकिल टीम है, R&D साइकिल टाइम है,
उसको कॉपी नहीं कर पा रहे। तो इसका जो R&D साइकिल टाइम है, मतलब कि कितने फास्ट आप रिसर्च करके नया प्रोडक्ट डेवलप कर पा रहे हो, ये जो R&D साइकिल टाइम है इसका बहुत फास्ट। तो बोलते द प्रोडक्ट कुड बी इमिटेटेड बट इट इज़ डिफिकल्ट टू इमिटेट द R&D साइकिल टाइम कैपेबिलिटी। समझे ना? तो ये क्या हो जाएगा, इट इज़, तो इनका जो प्रोडक्ट को कॉपी कर सकते हैं, पर क्या इनका जो R&D साइकिल टाइम है उसको तुम कॉपी नहीं कर पाओगे। अगेन सेम विद एप्पल, आप इसके प्रोडक्ट्स कॉपी कर लोगे, पर ये जब ये हमेशा कुछ नया नया लेके आते ही रहता है। जैसे एयरपॉड्स का कॉन्सेप्ट किसका था? एप्पल का था। अभी जो वर्चुअल जो उन्होंने नया निकाला है एप्पल विजन प्रो, वो सबसे पहले उन्होंने निकाला, बाकी लोग उसको कॉपी करके करेंगे। पर जब तक बाकी लोग कॉपी करेंगे तब तक ये और कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करेगा बाद में, ऐसा। ठीक है ना? आगे नेक्स्ट एंड फाइनली बेटा नॉन सब्सटीट्यूटेबल, नॉन क्या बताइए, नॉन सब्सटीट्यूटेबल, ये क्या है बताओ? बोलते हैं capabilities that do not have strategic equivalents are called as non substitutable capabilities। मतलब कि हमारे जैसी कैपेबिलिटी बाकी किसी के पास है ही नहीं, उसका कोई तोड़ ही नहीं है। आप समझे ना? उसका कोई तोड़ ही नहीं है। बोलते द स्ट्रेटेजिक वैल्यू ऑफ कैपेबिलिटीज increases as they become more difficult to substitute। तो अगर आपके पास बेटा कुछ ऐसी एबिलिटीज है, कैपेबिलिटीज है जो बाकी लोग क्या बताए आसानी से उसको कॉपी नहीं कर पाते, या उसका कोई दूसरा तोड़ नहीं है, मतलब आप जैसा कर पा रहे हो वैसा वो लोग नहीं कर पा रहे, तो आपके कैपेबिलिटीज की वैल्यू और बढ़ेगी, ऐसा। ठीक है, इसको रीड करो एक बार जल्दी से। यस, चलिए देखिए। तो बोलते हैं देखो, एग्जाम्पल टाटाज लो कॉस्ट स्ट्रेटेजी मोस्ट वर अनेबल टू डुप्लीकेट। टाटा का यूनिक कल्चर है। बोलते हैं बहुत लोग जो है बेटा टाटाज में क्या बताइए, मतलब टाटा कंपनी में जो है वो क्या बताइए वो जॉब करना चाहते हैं, क्योंकि टाटा का वर्क कल्चर ही इतना खतरनाक है ना। और टाटा कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ का बहुत ख्याल भी रखती है, ठीक है ना। और क्या बताइए, मैंने आपको बताया था कि कोरोना के समय है ना, कोरोना के समय जब टाटा के कुछ एम्प्लॉयज़ एक्सपायर हो गए थे कोरोना के डिजीज़ के वजह से, तो उन्होंने क्या बोला कि अब हम जो भी ये एम्प्लॉयज़ थे ना उनको फिर भी अब हम सैलरी देंगे, जिससे नॉर्मली उनको मिलती ना, वैसे हर महीने अभी भी उनको सैलरी देंगे। देन जब उनका 60 ईयर्स हो जाएगा बर्थ डेट के हिसाब से, फिर उसके बाद उनको हम वो ग्रेचुइटी वगैरह भी देंगे, सब देंगे उनको। और उनके बच्चों को भी हम क्या बताएं पढ़ा लिखाएंगे, बच्चों को भी उनको जॉब देंगे, बच्चों को जब वो जॉब के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो इनका वर्क कल्चर ही बहुत अलग प्रकार का है, ठीक है ना। और इसके वजह से दुनिया का या हमारे देश का बेस्ट टैलेंट, टॉप टैलेंट इनके पास जाके काम करना चाहता है। बोलते द कल्चर है ना, एक्सीलेंट ह्यूमन कैपिटल अलॉन्ग विद टाटा स्ट्रेटेजी आर द बेसिस फॉर इट्स कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। अब ये लोग चाह के भी कॉपी नहीं कर पाते हैं, है ना, इसके कल्चर को। वैसे ही एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम iOS, जैसे आपके मोबाइल फ़ोन में एंड्रॉयड होता है, वैसे ही एप्पल में क्या होता है iOS, ठीक है ना। तो iOS जो है वो इतना ज़्यादा फास्ट है, इतना प्रोसेसिंग उसकी इतनी अच्छी है कि बाकी लोगों ने सब चीज़ें कॉपी कर ली। जैसे MI वगैरह ना इनिशियली बहुत कॉपी करता था एप्पल का डिज़ाइन वगैरह सब चीज़ें, तो बाकी लोगों ने बहुत कॉपी करने की कोशिश की, लेकिन उसका जो ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है वैसा अभी तक कोई बना नहीं पाया। एंड्रॉयड तो क्या, एंड्रॉयड किसी एक व्यक्ति ने थोड़ी बनाया, वो तो ओपन सोर्स है, मतलब सब किसी को भी वो अवेलेबल है, ऐसा, ठीक है ना। तो कोई भी कंपनी उसके जैसा ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर बना नहीं पाई है, ठीक है ना, जैसे एप्पल ने बनाया। एंड ऑब्वियसली दे आर ऑल्सो प्रोटेक्टेड थ्रू कॉपीराइट्स, मतलब बाकी लोग चाह अगर किसको कॉपी करना भी है तो कर नहीं पाएगा, पर इसके जैसा कुछ और कोई बना नहीं पा रहे, मतलब क्या है, नॉन सब्स्टिट्यूटेबल। तो आपकी कैपेबिलिटीज, आपकी एबिलिटीज़ ऐसी होनी चाहिए कि उसका कोई तोड़ ही नहीं है, समझे ना। आप वापस लिख दो नीचे, कोई तोड़ ही नहीं है।
कि उसका कोई तोड़ ही नहीं है। आपको समझ में आ रही बात है? हाँ, मतलब कि क्या बताइए, उसका कोई तोड़ ही नहीं है, इसका मतलब क्या है? कमन, नॉन सब्स्टिट्यूटेबल, मतलब कि बाकी लोग चाह के भी उसके जैसी तुम्हारे जैसी कैपेबिलिटीज़ नहीं डेवलप कर पा रहे। अगर ऐसा है तो फिर तुम्हारे कैपेबिलिटीज़ विल बी और कोर कॉम्पिटेंसी, तुम्हारे कॉम्पिटेंसीज विल बी और कोर कॉम्पिटेंसीज, ठीक है ना। तो मुझे बताइए व्हाट इज़ द क्राइटेरिया फॉर बिल्डिंग कोर कॉम्पिटेंसी? बोलते हैं VRCN, कि आपकी कैपेबिलिटीज़ कॉम्पिटेंसीज वैल्यूएबल, रेयर, कॉस्टली टू इमिटेड एंड नॉन सब्सटीट्यूटेबल होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो देन योर कॉम्पिटेंसीज विल बी कोर कॉम्पिटेंसी। क्या क्लियर है बात? डन है, ठीक है। चलो, सो यहाँ पे अब आगे की चर्चा हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आई होप आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। अपना ख्याल रखें, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखें, क्योंकि हम हमारे पेरेंट्स, मेरा कुछ भी नहीं है। मिलते गए हमारे अगले सेशन में। बाय बाय।